हम लोग करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इस चैप्टर से जितने भी तरीके के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं हर एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करके जाऊंगा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। मैंने तो रीजन पढ़ा भी नहीं था। जैसे कि मान लीजिए 4 1/4 जो इसको लिखने का तरीका ये क्या लिखा हुआ है। हेलो क्लास 10, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इस चैप्टर से जितने भी तरीके के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं हर एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करके जाऊंगा। तो चलो सबसे पहले समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट टर्म दे दी जाती है, फिर उसके बाद हर एक टर्म के अंदर एक ही सिंगल कांस्टेंट बार बार जुड़ता रहता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास कोई ए दे रखा है टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गई। एक कॉमन डिफरेंस मैं ले लेता हूं डी। तो देखो इस वाली टर्म के अंदर एक डी जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा ए प्लस डी। एक और डी जोड़ूंगा, देखो इस डी में एक और डी जोड़ दिया तो 2d आ जाएगा, फिर एक और डी जोड़ दिया तो 3d आ जाएगा, फिर एक और डी जोड़ दिया तो 4d आ जाएगा। इसी तरीके से जुड़ते चला जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पहली टर्म a1 कितनी आ रही है, पहली टर्म आ रही है। दूसरी टर्म में अगर आप लोग, अब यहाँ पर मैं कुछ और नोटिस करवाने की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखो 1 के साथ क्या, डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1। यहां पर देखो जब टर्म 3 है तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, जब टर्म 4 है तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3। इससे एक जस्ट छोटा, जब a5 दे रखा है तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5, जब a6 दे रखा होता तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा होता 5। समझ रहे हो मेरी बात। अब ऐसे में जब nth टर्म की बात करते हैं तो nth टर्म क्या होती है, a प्लस में n-1 इंटू में डी। यानी कि जो भी यहां पर लिखा होगा उससे कम एक कम जो है वो डी से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब आगे की तरफ चलो। अगर मैं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं कि जिनमें आपको पता होता है नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, जितनी भी हैं, अगर आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो उसे बोलते हैं फाइनाइट नंबर्स, फाइनाइट एपी। अगर आप लोगों को ये पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है बट एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं है तो ऐसे में बोलते हैं इनफाइनाइट टर्म्स। nth टर्म क्या होता है, nth टर्म वही फॉर्मूला पता चल गया, an इज इक्वल्स टू में a प्लस में n-1 इंटू में डी। अब a तुम्हें पता है, डी तुम्हें पता है। अगर तुमसे कोई बोले a4 निकाल दो, a7 निकाल दो या a99 निकाल दो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। a4 मैंने क्या सिखाया अभी कि जो भी यहाँ पर लिखा होता है उससे कम डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अगर a4 लिखा हुआ है तो a प्लस में 3d आ जाएगा। ठीक है, a आपको पता है 3 है, d आपको पता है 2 है, तो a की जगह पे 3 आ जाएगा, फिर 3 इंटू में 2 यानी कि 3 इंटू 2 6 और इधर जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर देखो a7, a प्लस में 6d हो जाएगा, a कितना है 3 हो जाएगा, फिर प्लस में 6 इंटू में 2 आ जाएगा, d की जगह पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 3 15 आ जाएगा। a प्लस में 98, d a कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 98 इंटू में d हो जाएगा तो d कितना है 2, तो 196 प्लस 3 कर दिया 199 आ गया। ठीक है जी, अगले पे देखते हैं। अब सवालों के सिलसिले पर बस आ गए हैं अपन लोग। व्हाट इज मतलब एक एपी लिखनी है जिसकी जो फर्स्ट टर्म इज 10 दे रखी है, यानी कि ए आप लोगों को 10 दे रखा है, डी आप लोगों को 3 दे रखा है। इस पूरे चैप्टर की सिर्फ एक ही नव्ज है, ए और डी, ए और डी, ए और डी। अगर तुमको ये बात पता चल गई तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी कहीं भी, इस बात को समझ लेना। अगर मैं यहां पर आप लोगों से कहूं तो यहां पर देखो फर्स्ट टर्म आप लोगों को ये दे रखी है, डी 3 दे रखा है, तो अगर इसमें क्या कर दूंगा प्लस 3 कर दूंगा, इसमें क्या कर दूंगा प्लस 3 कर दूंगा, इसमें क्या कर दूंगा प्लस 3, इसमें क्या कर दूंगा प्लस 3। इस तरीके से जोड़ते हुए आगे जा सकते हैं अपन लोग। अब अगर मान लो ऑफिशियली कुछ सवाल आ जाते हैं, कॉमन डिफरेंस बड़ा फेमस सवाल है, अक्सर बच्चे इसे गलत करके आते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म। तो दूसरी टर्म क्या है, 1 माइनस में 6b अपॉन में 2b माइनस 1 अपॉन में b, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो नीचे कितना आ जाएगा 2b, 1 माइनस 6b माइनस लगा हुआ था -1, 1 से 1 चला गया तो माइनस 6b अपॉन में 2b आ जाएगा, b से b चला गया, 2 के टेबल से कट करोगे यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि -3 इसका आंसर आ गया। तो आप -3 कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, तो -3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज दिस, is he मैं सोचा शी इज ही सीक्वेंस एंड एपी। क्या ये एक एपी का सीक्वेंस दे रखा है? जी हाँ बिल्कुल, ये एक एपी का सीक्वेंस है। आप इसमें 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। जब आप इसमें 1 रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 प्लस में 5 यानी कि कितना आ जाएगा 8। जब आप इसमें 2 रखोगे तो 6 प्लस में 5 आ जाएगा यानी कि 11। जब आप इसमें 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 9 प्लस में 5 कितना आ जाएगा भाई 14 आ जाएगा। तो देखो 3 जुड़ता चला जा रहा है आप लोगों के पास, यानी कि ये एक एपी है पहली बात। तो दूसरे नंबर पे वो बोल रहे हैं कि 15th टर्म निकालो। तो भाई देखो आपको ए पता चल गया, डी आप लोगों ने निकाल लिया। कैसे? जब आपने पहली टर्म निकाली, दूसरी टर्म निकाली, डी निकालने के लिए क्या करोगे a2 माइनस a1 यानी दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म, 11 माइनस में 8 कर दियो तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या चाहिए होगा यहाँ पर आप लोगों को 15th टर्म निकालनी है। तो जब मैंने क्या कहा था, यहाँ पर आप लोगों को an का फॉर्मूला तो पहले से ही दे रखा है,
3n + 5 पहले से ही दे रखा है, बस n की जगह पे क्या लिख दो 15। 15 × 2 में 3 कितना हो जाएगा 45, 45 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15वीं टर्म कितनी आ जाएगी भाई 50 आ जाएगी, दैट्स इट। अच्छा जी, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा वो तो निकाल के मैंने दिखा दिया, लेकिन कॉमन डिफरेंस की एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर कभी भी आप लोगों को nth टर्म दे रखा हो, यहाँ पर an प्लस में b दे रखा हो, जो भी n के साथ लिखा होता है वही आपको कॉमन डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पर देखो n के साथ क्या लिखा था, n के साथ लिखा था 3, और देखो कॉमन डिफरेंस भी कितना आया था आप लोगों के पास, यहाँ पर आया था 3। बात समझ में आई या नहीं आई? बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक ये है कि कभी भी अगर जल्दी से पता लगाना हो एमसीक्यू में, nth टर्म का अगर फॉर्मूला दे रखा हो, जो भी n के साथ मल्टीप्लाई होता है वही होता है हमारा क्या, कॉमन डिफरेंस। आओ जरा आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ। 6 टर्म फ्रॉम द एंड, आखिरी से अगर आप लोगों को कोई भी टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला होता है l माइनस में n माइनस 1 इंटू में d। जैसे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता था, ऐसे यहाँ पर a की जगह पर कितना आ जाएगा l। l क्या होता है, अपनी लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितनी दे रखी है अपने पास, माइनस का 40 दे रखी है। तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई आप लोगों के पास, यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस का 40 माइनस, ठीक है। कौन सी छठी टर्म निकालिए, 6 माइनस 1 हो जाएगा 5। डी कितना दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पर डी दे रखा है आपके पास -3 आ रहा है। तो माइनस का 40 माइनस का कितना आ जाएगा 5 माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -40 प्लस में कितना आ जाएगा 15, यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो अगर माइनस का 25 आ गया तो यानी कि सेकंड, क्या बोला मैंने, सेकंड आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ओके, क्लियर है ना बात? बस यहां पर ध्यान रखना, यहाँ माइनस होता है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि बिल्कुल इसके जैसा फॉर्मूला प्लस लगा देते हैं वो, बस ये गलती मत करके आना, ठीक है, बड़ा पछताना पड़ जाएगा फिर। वो बोल रहे हैं कि क्या ये -150 क्या इस वाले एपी में आती है या नहीं आती है। देखो अगर कोई भी टर्म किसी भी एपी में आती होगी तो किसी ना किसी टर्म पर आती होगी, यानी कि कोई ना कोई एन वैल्यू रही होगी, 1 2 3 4 10 50 100, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। बस याद रखना कि जो एन रहेगा वो हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। तो अब जैसे कि मान लो तुम्हें ए पता है, डी है, ए पता है कितना 11 है, डी तुम्हें पता चल गया 8 - 11 करोगे -3 आ गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है। तो a कितना होता है आप लोगों के पास 11 हो गया, n माइनस 1 इंटू में d कितना हो रहा है माइनस का 3। और कौन सी टर्म निकल सकती है, माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 150। 11 अगर इधर लेकर के आऊंगा तो माइनस का ही 11 हो जाएगा वो, तो माइनस का 150 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 161। अब जरा ध्यान से देखना, माइनस से माइनस चला जाएगा, 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस हो गया। अब यहाँ पर अगर 3 इधर भेजूंगा तो 161 प्लस में 3 डिवाइड बाय 3, तो यानी 164 डिवाइड बाय 3 हो गया। अब देखो क्या ये पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएगा, नहीं। अगर ये डिवाइड करने जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाया। और पूरी तरीके से डिवाइड ना कर पाने का मतलब यह है कि n की वैल्यू कोई भी एक नेचुरल नंबर नहीं आ रही है 150 के लिए। अगर n की वैल्यू कोई भी एक नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, इसका मतलब इस एपी के अंदर 150 कभी भी नहीं आएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? 150 कभी भी नहीं आएगा। 150 के अगल बगल की कोई चीज आ सकती होगी, लेकिन 150 कभी नहीं आएगा। समझ गए बात? अगला देखो, अब वो पूछ रहे हैं कि इसके अंदर क्या कभी 0 आ सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पूछ रहे थे ना 150 आ सकता है, माइनस का 150, ऐसे ही ये पूछ रहे हैं। तो अब जरा देखो कैसे पता लगाएंगे। a = 40 दे रखा है आप लोगों को, अगर a = 40 दे रखा है, दे ही रखा है, d = 37 माइनस में 40 -3 हो गया। अब आप लोगों से nth टर्म, अब nth टर्म तो आप लोगों से 0 बोल दी गई, ये 0 यहाँ लिख दिया, 40 प्लस में -1 इंटू में -3, इसको यहाँ भेज दूंगा तो माइनस का 40 आ गया, माइनस से माइनस चला जाएगा तो 40/3 आ जाएगा n-1। अब -1 को वहां भेज दूंगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर 3 भेज दूंगा तो 43/3 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो, इसको भी डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड करने ले जाऊंगा तो देखो रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी कि अभी भी ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रहा है। देख लो 3 से डिवाइड करने गए पर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब इस एपी के अंदर भी कभी भी आप लोगों के पास एपी, ये वाली जो एपी है, इसमें कभी भी कोई भी टर्म 0 नहीं बना पाएगी। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? आओ जरा अगले सवाल पर। अब वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स ऐसी लगेंगी अगर आपको 3 6 9 12 और 111 तक जाना है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू में d। a कितना है 3, d कितना हो जाएगा 6 - 3 = 3, an कितना हो जाएगा 111। अब यहाँ पर देखो 111 यहाँ पर दे दिया, nth टर्म ये है, a आपको दे रखा है n-1 इंटू में 3, 3 कितना है आप लोगों के पास, d है। इसको यहाँ भेजूंगा तो 111 में से 3 जाएगा 108, 3 के टेबल से अगर इसे कट करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब n-1 अगर इधर आ जाएगा तो -1 इधर आकर प्लस आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 37 हो जाएगी। n की वैल्यू 37 कहाँ पर आ रही है, थर्ड वाले ऑप्शन पर आ रही है, ठीक है।
अगला वाला सवाल, वो कहते हैं विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो कि 120 ज्यादा होगी इसकी 21वीं टर्म से। मुझे नहीं पता कौन सी टर्म है अभी, कोई ना कोई तो nth टर्म रही होगी। वो बोल रहे कोई ना कोई एक ऐसी टर्म है हमारे पास जो कि, एक तो टर्म है अपने पास जो कि 21वीं टर्म से 120 ज्यादा है। तो मैंने भाई ऐसे लिख दिया भाई, कोई ना कोई तो ऐसी टर्म है जो 21वीं प्लस में 120 कर दूंगा तो ये वाली टर्म बन जाएगी। मैंने क्या किया, अब ये वाली टर्म को कैसे लिख सकते हैं भाई अपन लोग, a प्लस में n माइनस वन इंटू में डी, 120 यहां लिख दिया। इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस में 20d, एक कम करके लिखना होता है ना, लिख दिया। अब यहां पे जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, अब उन्होंने बोला था 21st टर्म, इन्होंने ये दे रखा है मुझे, यहां से मुझे पता चल गया कि मेरे पास a कितना है, d 3 है, और d कितना है मेरे पास 12 है। ये बात मुझे पता चल गई। अब मैं क्या करूंगा, a की जगह पे 3 लिख दिया, d की जगह पे 12 लिख दिया, 120 यहाँ पे लिख दिया, a की जगह पे 3 लिख दिया, 20 का 20 लिख दिया, d की जगह पे 12 लिख दिया। अब देखो 3 से तो 3 चला गया यहाँ पर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n माइनस वन इंटू में 12, 120 को भी क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू में 10, और 12 इंटू में 20 पहले से ही लिखा पड़ा था। अब अगर मैं इसमें से 12 कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा, 12 से 12 चला गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, आप लोगों के पास बच रहा है कितना, यहाँ पे बच रहा है n माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा 30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, 31 आ गई। यानी कि वो कौन सी टर्म रही होगी, 31st टर्म रही होगी। वो कौन सी टर्म रही होगी, वो 31st टर्म, जो कि 21वीं टर्म से 120 भी ज्यादा है। समझ गए नहीं समझ गए, चलिए जी, तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं फिर, जैसे जैसे समझते चल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू n, ऐसी कौन सी n की कौन सी ऐसी वैल्यू रहेगी जिस पर इसकी भी एक टर्म, कोई ना कोई सी एक टर्म ऐसी है जो इसकी किसी एक टर्म के साथ इक्वल आ रही है। वो बोल रहे हैं व्हाट वैल्यू ऑफ n, कौन सी nth टर्म, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों की टर्म इक्वल आ रही है। तो मैंने कहा यार मुझे, यानी कि इसकी भी एक nth टर्म इसके बराबर आ रही है। वो बोल रहा है कोई तो एक ऐसी टर्म है, कोई तो एक ऐसी nth टर्म है इन दोनों के अंदर, इन दोनों एपी के अंदर, इन दोनों एपी के अंदर, जो कि इन दोनों टर्म जो आ रही है सेम आ रही है। यानी कि अगर मैं इसकी nth टर्म निकालूं और मैं इसकी nth टर्म निकालूं, उन दोनों को अगर इक्वल कर दूं तो n की वैल्यू मिल सकती है मुझे। वो यही तो बोल रहा है nth टर्म इक्वल आ रही है। तो यहां से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, a आपको पता चल गया 63, d आपको पता चल गया 2 है। तो nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं, a की जगह पर आप लिख सकते हैं 63, n माइनस वन, डी की जगह पर आप कितना लिख सकते हैं 2। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, 63 में से अगर 2 जाएगा 61, 2n आ गया। यहां पर जरा ध्यान से सुनो, a कितना आ गया 3, d कितना आ गया 7 आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। nth टर्म कितना होता है, अब जरा ध्यान से सुन लो, nth टर्म a कितना आ गया 3, n माइनस वन इंटू में d आ गया, यानी कि 7 मल्टीप्लाई करूंगा 7n माइनस में 7 में से 3 में से 7 जाएंगे तो माइनस 4 बचेगा, 7n माइनस 4। इसको और इसको दोनों को आपस में क्या कर सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि nth टर्म इक्वल है। अब इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, तो जब इसको यहाँ भेजूंगा तो कितना आ जाएगा 61 प्लस में 4, 7n माइनस 2n, यहाँ पे कितना बचेगा 5n, और यहाँ पे 65, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 13 आ गई। दैट्स इट। बात समझ आई या नहीं आई, n इज इक्वल्स टू में कितना आ गया आप लोगों के पास, यहाँ पे आ गया 13, यानी कि 13वीं टर्म इसकी भी और 13वीं टर्म उसकी भी, वो दोनों की एक ऐसी टर्म है जो कि मैच कर रही है, यानी कि सेम आ रही है। चलिए जरा अगला सवाल कहता है आप लोगों से द सम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और ऐसे सवाल आजकल कई बार पूछे जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, 4th टर्म क्या हो जाएगी a प्लस में 3d, 8th टर्म क्या हो जाएगी a प्लस में 7d। उसके बाद बोलते हैं वो कितना दे रखा है 24। उसके बाद कहते हैं कि सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, 6th टर्म कितनी हो जाएगी a प्लस में 5d, 10th टर्म कितनी हो जाएगी a प्लस में 9d, ठीक है जी। जब उन्होंने बोला कि 4th और 8th, 4th थियरी 8th थियरी, दोनों को जोड़ूंगा तो a 2a हो जाएगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10d, इसमें से 2 कॉमन निकालूंगा, a प्लस में 5d इक्वल्स टू में 24, इससे ये काटा तो कितना आ जाएगा 12, a प्लस में 5d कितना हो जाएगा 12। अब सुनो 6th और 10th, 6th ये हो गई 10th ये हो गई, दोनों को जोड़ूंगा तो 2a आ जाएगा, 9 और 5 को जोड़ूंगा तो 14 आ जाएगा, 2 कॉमन निकालिए तो a प्लस में 70 आ गया, बराबर में 34 आ गया, इससे ये चला गया, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 17 आ गया। अब देखो a प्लस में 70 इज इक्वल्स टू में 17 आ गया, तो अब तुम्हारे पास 2 इक्वेशन बन गई, एक तो ये बन गई a प्लस में 70 इज इक्वल्स टू में 17, और एक बन गई आप लोगों के पास कितनी, ये a प्लस में 5d बराबर में 12। माइनस करूंगा तो a से a तो निपट जाएगा पूरी तरीके से, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं इस वाली इक्वेशन में रख दे रहा हूं, एक a प्लस में 5d, d की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2 इक्वल्स टू में 12,
दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 25/2 आ जाएगा, इसको वहां भेज दूंगा। तो यानी कि 12 माइनस में 25/2, 2 यहाँ जाएगा तो 24 हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 24 माइनस में 25 डिवाइड बाई 2, 24 में से 25 गए तो माइनस का 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए ये मिल गया, डी ये मिल गया। उन्होंने यही जानना चाहा था कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको बता दो। हर बार वो इसी पर खेलेंगे, इसके अलावा उनके पास खेलने के लिए और कुछ है भी नहीं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगला सवाल। जैसे कि मिडिल टर्म निकालनी होती है, इसके लिए मैं बस आप लोगों को इतना बता देता हूँ मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ एन टर्म्स निकाल लेना सबसे पहले, तो उसके बाद अगर नंबर ऑफ एन टर्म्स इवन है तो फिर 2 मिडिल टर्म हो जाएंगी। एक तो हो जाएगी n/2, यानी जो भी नंबर ऑफ टर्म आ रहा है डिवाइड बाय 2 कर दो, और जो भी डिवाइड बाय 2 करके आया उससे एक अगली वाली, ये 2 मिडिल टर्म हो जाती है इवन में। और अगर नंबर ऑफ ऑड टर्म्स है तो फिर बीच में एक ही टर्म होती है, वो क्या हो जाएगी n+1 डिवाइड बाय 2। ओके, इसके बाद इस तरीके का एबीसी वाला सवाल भी आता है। इसमें कैसे करोगे, सिंपल होता क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कितना आ जाता है, वही कॉमन डिफरेंस आता है। देखो 7 माइनस ए करोगे या बी माइनस 7 करोगे सेम आएगा, या 23 माइनस बी करोगे या सी माइनस 23 करोगे। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मुझे ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने इसमें देखा यहाँ पर सिर्फ बी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको मैंने सॉल्व करा। तो b माइनस 7, 23 माइनस बी, इसको यहाँ ले आऊंगा तो 2b हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाऊंगा तो 23 के साथ प्लस हो जाएगा 30 हो जाएगा। दो के टेबल से कट करोगे तो b की वैल्यू 15 आ गई। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। जब आगे की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे कि 7a माइनस बी, बी की वैल्यू 7, देखो 7 माइनस ए इज इक्वल टू में बी माइनस 7, बी की वैल्यू पता चल गई 15 है, तो वैल्यू पुट कर दो। यहाँ 15 रख दिया, 15 में 7 गए तो 8 बचे, ठीक है, इसको यहाँ भेज दो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ गई। फिर यहाँ पर देखो बी और सी यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो 23 माइनस बी इज इक्वल टू में सी माइनस 23। अब आपको बी की वैल्यू पता है, यहाँ पर 15 होती है, 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सी माइनस 23, इसको यहाँ भेज दोगे तो आपके पास आ जाएगा 31, सी की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 31, दैट्स इट। इसके बाद आप सभी लोगों के पास डिविजिबल वाला सवाल भी होता है कि भाई इन्होंने यहाँ पर जो बोल रहा है कि 3 डिजिट वाला 7 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर होते हैं। तो पहला नंबर कौन सा होता है 105, और आखिरी नंबर कौन सा होता है 994। तो और सब में बार बार 7 ही जुड़ेगा क्योंकि डिविजिबल बाय 7 है, तो यानी कि ए कितना हो जाएगा 105, डी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और एंड टर्म यानी कि लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी 994 हो जाएगी। ठीक है, तो एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। अब an कितना है 994 हो गया, इज इक्वल टू में 105 आ गया आप लोगों के पास, प्लस में n माइनस 1 इंटू में 7 आ गया। तो अब 994 ये इधर की तरफ जाएगा, 994 माइनस 105, तो अगर इसे माइनस करोगे 889 आ जाएगा। 7 के टेबल से अगर इसे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 127। अब n माइनस 1 से इधर जाएगा तो 128 आ गया, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा तुम लोगों के पास 128 नंबर ऑफ एन टर्म्स, यानी कि 3 डिजिट वाले नंबर जो कि 100 से लेकर के 999 तक, क्योंकि 3 डिजिट नंबर यही होते हैं, इनमें सिर्फ यही हो सकते हैं 128 नंबर हो सकते हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बोलते हैं ये वाला सवाल बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है कि 3 आपको टर्म्स दे दी जाती है और वो बोलता है कि के की वैल्यू निकालो। तो बात तो वही पड़ गई ना, अगर कभी भी 3 टर्म्स आप लोगों को दे दी जाएंगी और बोलेगा कि वो एपी में है, तो बीच वाली टर्म्स का 2 टाइम्स कर दो इक्वल्स टू में a प्लस सी हो जाता है, यानी कि अगल बगल वाली टर्म्स का सम बीच वाली का दुगना हो जाता है, इसके बराबर होता है ये। तो यानी कि बीच वाली टर्म का मैंने दुगना कर दिया, 2 इंटू में 2k माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4k माइनस 2, इन दोनों को जोड़ दो तो 3k प्लस 1 हो जाएगा, इसको वहां भेज दिया तो 4k माइनस 3 यानी कि k आ गया, k इज इक्वल टू में 3 आ गया, दैट्स इट। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब कभी भी आप लोगों को लेटिंग टर्म वाला हो, कभी कभी वो आपसे बोलता है कि लेट सपोज 3 टर्म्स दे रखी हैं, उनका सम दे रखा है या उनके स्क्वायर का सम दे रखा है, इस तरीके से वो हर बार एक सवाल बनाएगा या वो मल्टीप्लाई करके बता देगा। ज्यादातर सवाल क्या होता है कि 3 टर्म्स हैं, उन तीनों के टर्म्स का सम इतना दे रखा है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो बोल देता है कि उनके स्क्वायर का सम इतना दे रखा है, इस तरीके के सवाल बनते हैं। तो 3 टर्म कैसे माननी है, 3 अगर मानने को बोलेगा तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, 4 मानने को बोलेगा तो ऐसे मानना है, 5 मानने को बोलेगा तो ऐसे मानना है। सुपर इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे करना है इस वाले क्वेश्चन को। फिर इसके बाद आता है हमारे पास विच टर्म ऑफ द एपी। देखो इस वाले की कौन सी टर्म ऐसी है, जो पहली टर्म ऐसी हो जो नेगेटिव आएगा, बड़ा फेमस सवाल है ये। तो करना क्या है, इसमें आप ढूंढने के लिए निकलो कि जीरो कौन सी टर्म पर आएगा, ढूंढने के लिए निकलो कि जीरो कौन सी टर्म पर आएगा। जिस किसी भी टर्म पर जीरो आएगा उससे जस्ट अगली वाली टर्म पर ही क्या आ रहा होगा, ये क्या आ रहा होगा, कभी भी कोई भी आंसर निकले, चाहे पॉइंट में निकले चाहे कोई भी इंटीजर निकले, उससे जस्ट अगले वाला नेगेटिव टर्म होगी अगर आप इक्वल टू जीरो रखते हो। तो करना क्या है, आपको a पता चल गया, d पता चल गया, ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। an क्या मान लिया अपन लोगों ने, जीरो ले लिया,
अब यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, ये 0 हो गया, ये 65 है, 65 यहाँ आएगा, माइनस का 65, माइनस से माइनस चला जाएगा तो 65 अपॉन में 4 आ जाएगा, n माइनस वन, माइनस वन इधर की तरफ आएगा तो 65 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 हो जाएगा, 4 यहाँ पर जाएगा तो 65 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 यानी कितना आ जाएगा 69 बाई 4। अब खुद सोचो n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, लेकिन यहां पर देखो कितनी आ रही है 17 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं कह रहा हूं 17 भी आ जाता, अगर 0 के लिए 17 आ जाता, 17 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ रहा है, इससे जस्ट नेक्स्ट वाला जो इंटीजर है वही आपका आंसर है, यानी कि n इज इक्वल्स टू 18, यानी कि 18th टर्म ऐसी है जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या बोला मैंने, पहले क्या करो इक्वल टू 0 रखो, इक्वल टू 0 रखने के बाद हमेशा क्या करो, कुछ भी n की वैल्यू आ जाए, जो भी n की वैल्यू है उससे जस्ट अगला वाला जो इंटीजर है वही आपका आंसर है। ठीक है जी, अगला ये वाले प्रूव करने वाले सवाल है। ठीक है, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, यहां पर सम का फॉर्मूला, Sn कितना होता है n/2 इनटू में, वो वाले जो प्रूफ करने वाले हैं वो भी बता रहा हूं अभी कैसे करना है, टेंशन ना ले भाई मेरे, सब कुछ बता के जाऊंगा, सब कुछ जब आया हूं तो सब कुछ बता के जाऊंगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइड बाई 2 इनटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इनटू में d, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 इन ब्रैकेट a प्लस में l क्या होता है लास्ट टर्म हो जाती है या nth टर्म हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, यानी कि 1 1 2 3 ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनका सम क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला सिंपल है n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट देखते हैं, बोलते हैं हाउ मेनी टर्म्स, इसके अंदर कितनी टर्म्स लगेंगी अगर सम आप लोगों को 0 करना है तो देखो a कितना है 27, d कितना है -3, सम कितना निकालना है 0 निकालना है, तो यहां से n की टर्म्स निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, सम कितना आ रहा है 0 आ रहा है, n/2 2a कितना है 2 दे रखा है आप लोगों को, एक 27 दे रखा है, 27 प्लस में n माइनस 1 इंटू में 3 दे रखा है माइनस का 3, तो अब देखो ये 0 की तरफ जाएगा, इधर चला गया। अब देखो यहाँ पर n अंदर कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 54, -3 की n से मल्टीप्लाई करेंगे -3n, -3 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3 आ जाएगा, 54 53 करेंगे तो 57 आ जाएगा माइनस का 3n, n की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा माइनस का 3n का स्क्वायर प्लस में 57n आ जाएगा। अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, अगर मैं इसमें से 3n बाहर निकाल लूं तो आपके पास आ जाएगा n माइनस 19 इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, जो कि आप लोगों को करनी नहीं है क्योंकि n की वैल्यू 0 क्या हो जाएगी, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19, यानी कि 19वीं टर्म, यानी कि 19 टर्म्स को अगर आप जोड़ते हैं तब जाकर के इनका सम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बोलते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि S7 दे रखा है आप लोगों को, वो आपको कितना दे रखा है 63 दे रखा है, तो ऐसे में क्या करोगे, उसके बाद बोलते हैं सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी और 7वीं टर्म का सम 63 था, फिर 18th से लेकर के 14th तक जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं उनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 161 आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, S7 निकाल रहे हो आप लोग 7/2 2a 7 माइनस 1 इंटू में d, तो 7/2 यहाँ लिख दिया 2a, ये कितना हो जाएगा 6d, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 से 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा 7a प्लस 3d इज इक्वल टू में 63, यही दे रखा है इन्होंने 63, इससे ये कटेगा तो a प्लस में 3d कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, डन। अब इसके बाद सुन लो, अब जब आपसे उन्होंने बोला कि नेक्स्ट 8 9 10 11 12 13 14 इन टर्म्स का सम जो है वो आ रहा है आपके पास 161, तो यार डायरेक्टली फॉर्मूले में रख करके जब आप लिखते हो ना S14 तो 1 से लेकर के 14 टर्म तक का सम आता है, तो उसमें से क्या कर दो माइनस कर दो शुरू के 7 टर्म, S7 माइनस कर दो, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखो भाई देखो ये क्या है 1 से लेकर 14वीं टर्म तक का सम है, फिर अगर तुमने पहले से 7वीं तक का माइनस कर दिया तो क्या मिल गया 8वीं से 14वीं तक का मिल गया। ठीक है जी, तो यानी कि S14 माइनस में कितना आ जाएगा S7 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, देखो जब S14 कितना होता है 14/2 2a प्लस में 13d इज इक्वल टू में 161, S माइनस का S7 दे रखा है, इधर की तरफ जाएगा तो प्लस का S7 आ जाएगा। ठीक है जी, अब S7 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखिएगा, 7 टर्म का सम तो पहले से ही पता था 63, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 224 आ जाएगा, इसमें से देखो इससे अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 2a प्लस में 13d, 7 के टेबल से अगर आप इसको कट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32, अब देखो 2a प्लस में 13 इज इक्वल टू में 32 आ रहा है, यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस में 3d आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस में 3d, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
मल्टीप्लाई करूंगा 18 आ जाएगा, माइनस का 6d प्लस में 13 इक्वल्स टू में 32। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 7d आ जाएगा आप लोगों के पास, 18 वहां चला जाएगा, 32 में से अगर 18 जाएंगे तो 14 बचेंगे, 7 के टेबल से कट करूंगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब देखो तुम्हें a कितना पता था 9 माइनस में 3d, d पता चल गया 2, तो 9 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 3, यानी कि a की वैल्यू भी मिल गई, d की वैल्यू भी मिल गई। यही अब आप लोगों को 28th टर्म बतानी है, तो 28th टर्म कैसे बताओगे, 28 यानी कि a प्लस में 27d, तो a कितना आ रहा है आप लोगों के पास 3 आ रहा है, प्लस में 27 इंटू में 2 आ रहा है, यानी कि 3 प्लस में 54 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 57 आ गया, 57 आ गया डायरेक्टली। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर आप लोगों से सिंपल है, ये वाला सवाल भी सिंपल है, आप लोग कर लेंगे, ये वाला सवाल भी सिंपल है आप लोगों के पास। ठीक है, इसके बाद वो बोलते हैं आप लोगों को सम का फॉर्मूला दे दिया, हम लोगों ने क्या दे दिया, उन लोगों ने आपको सम का फॉर्मूला दे दिया। वो ऐसे, ये वाला सवाल भी सुपर इंपॉर्टेंट समझ लो, इसके ऊपर सवाल बनता है इसके ऊपर सवाल। क्या कहते हैं, सम का फॉर्मूला दे रहे हैं आप लोगों को, इसमें बस याद रखना जब आप इसमें 1 रखोगे तो पहली टर्म निकल करके आ जाएगी, जब आप इसमें 2 रखोगे तो आपको 2 टर्म का सम निकल करके आता है, 2 टर्म, ये 2 टर्म का सम है a1 प्लस में a2। जब आप s2 माइनस s1 करते हो यानी कि आपने 2 टर्म माइनस में 1 टर्म कर दिया है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, a से ये चला जाएगा तो a2 कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। यानी कि देखो पहली टर्म कितनी आई 3, दूसरी टर्म कितनी आई आपके पास 1। ठीक है, तो a पता चल गया और d पता चल गया, कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। अब आप लोगों को क्या निकालना है यहाँ पर, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म का सम तो अपन लोग निकाल चुके हैं भाई, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, निकाल चुके हैं। फिर वो बोल रहा है व्हाट इज सेकंड टर्म। देखो आपको पहली टर्म, आपको a पता चल गया, आपको d पता चल गया, अब तीसरी टर्म निकालनी, कैसे निकालोगे, a प्लस में 2d, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को निकालना है और भी निकालना है, और कैसे निकाल सकते हो, 10th टर्म कैसे निकालोगे, a प्लस में 9d, 3 प्लस में 9 इंटू में 2, 2 कितना दे रखा है माइनस का 2 दे रखा है, माइनस का 18, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 15। nth टर्म क्या किस तरीके से निकाल सकते हो, इसमें a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, तो 3 यहाँ पे आ गया, n माइनस 1 माइनस 2 यहाँ दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 2n आ जाएगा प्लस 2, दोनों को जोड़ोगे तो 5 माइनस में 2n, ये निकल गई आप लोगों के पास क्या, आपकी nth टर्म। क्लियर है कहानी, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। और हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ पर ये 2 आ रहा है ना, हमेशा याद रखना आप लोग किस तरीके से आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, करके जरूर देखना इस वीडियो को देखने के साथ ही में। इसके बाद देखो अगला सवाल क्या दे रखा है, a प्लस में 4 प्लस में 7 10 अप टू x तक जा रहा है, इनका सम कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो हमको n पता लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे अपन लोग, सम पता कर रखा है n बाई 2, a कितना दे रखा है 1 दे रखा है, प्लस में n माइनस 1 इंटू में 3, d कितना निकल रहा है 3, तो यहाँ पर 2 को इधर भेज दूंगा 574 आ जाएगा, n की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो पहले यहाँ 2 है 3n माइनस 1, तो 3n 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 1, n की मल्टीप्लाई करूंगा 3n माइनस में n, इसको भी वहां भेज दूंगा माइनस 574 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो 3n का स्क्वायर माइनस 42n प्लस में 41n माइनस 574 आ जाएगा। अगर आप इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हो तो 3n निकलेगा कॉमन, n माइनस 14 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से 41 कॉमन निकल जाएगा तो n माइनस 14, इन दोनों को कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा n माइनस 14, तो बचा कितना 3n प्लस में 41, तो इक्वल्स टू में 0 चल रहा है। देखो यहाँ से वैल्यू ये आएगी, यहाँ से वैल्यू ये आएगी, अब n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में और नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। पहले सवाल में आप लोगों को क्या कहेगा, उन्होंने आपको सम का फॉर्मूला दे दिया, उन्होंने ये कह दिया आप लोगों से मेरे लाल मेरे बाल, जरा ध्यान से सुनो लड्डू गोपाल। अब यहां पर वो आपसे ये कह देते हैं कि सम ऑफ m टर्म्स का फॉर्मूला उन्होंने आपको ये दे दिया और आपसे पूछ रहे हैं, तो मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, कुछ भी कैलकुलेशन करना ही मत, सीधा जो भी m स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है उसको सीधा डबल कर देना और आंसर आ जाएगा 4, तो यानी कि 4 कहीं दे रखा है, d इसका आंसर है, सिंपल, यहां लिख दिया है मैंने। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कभी भी सम का फॉर्मूला जब कभी भी देगा ना आपको, जैसे m की n की टर्म में देगा, तो हमेशा जो भी वेरिएबल है आपका, जैसे यहाँ पर m है यहाँ पर n है, तो n स्क्वायर के साथ में जो लिखा हुआ है यानी a लिखा हुआ है, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a, यानी कि डबल हो जाएगा। जस्ट बिल्कुल ऐसे ही एक और शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप लोगों को कभी अगर कोई बोल देना कि an यानी कि nth टर्म आपको कोई an प्लस में b इस तरीके की फॉर्म में देगा, हर बार कभी बोल देगा 3n माइनस 5, कभी बोल देगा 7n प्लस 4, इस तरीके से बोल देगा कि nth टर्म निकालनी है, nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा है आपको। अब वो बोलेगा कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस की शॉर्ट ट्रिक पता क्या होती है,
जो भी n के साथ लिखा है वही आपका कॉमन डिफरेंस है, जो भी n के साथ लिखा है वही आपका कॉमन डिफरेंस है। दोबारा समझा रहा हूं, सम का फॉर्मूला दे रखा होगा तो जो भी स्क्वायर वाली चीज के बगल में लिखा होगा उसका डबल कर दो, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। जब कभी भी nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा होगा तो जो भी n के बगल में लिखा होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस है, नथिंग एल्स, और कुछ करना ही नहीं है। समझ गए? आ जाओ जी अगला सवाल। अगला सवाल आप लोगों से कहता है कि कुछ टर्म्स आप लोगों को दे देंगे, वो दो शॉर्ट ट्रिक बता दिए अभी स्टार्टिंग में ही। 10th टर्म आप लोगों को निकालनी है। यहाँ पर आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारी पहली टर्म है वो 5 दे रखी है, जो हमारी दूसरी टर्म है 19/4 दे रखी है। अगर मुझे इसमें कोई सी भी 10वीं टर्म निकालनी हो, 50वीं टर्म निकालनी हो, अगर मुझे ए और डी पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं राजा हूं। अगर मुझे दी हुए सीक्वेंस का ए और डी पता है तो क्या पता है, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। ए पता है, डी पता है, सब कुछ पता चल जाएगा। ए पता है, डी पता है, सब कुछ पता चल जाएगा। क्या बोला मैंने एवरीवन? ए पता है, डी पता है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो मुझे ए पता है और डी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए2 माइनस ए1। तो ए2 कितना है, यानी दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म। आप ऐसा भी कर सकते हो कि तीसरी टर्म माइनस में दूसरी टर्म, ये निकाल लो। आप ऐसा भी कर सकते हो चौथी टर्म माइनस में तीसरी टर्म, मतलब दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस चाहिए। पहले बड़ी वाली टर्म, फिर छोटी वाली टर्म, यानी कि चौथी माइनस तीसरी, पांचवी माइनस चौथी, ऐसे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जमीन स्तरी बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 दे रखा है तो 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/4, यानी कि 19 माइनस में 20 डिवाइड बाय 4, तो बचेगा कितना, माइनस का 1/4। ठीक है ना भाई, 5 इंटू 4 20 आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों सेम है तो नीचे देखो एक ही बार 4 लिख दिया, 19 माइनस 20 करा तो माइनस 1/4 आ गया। अब मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो वैसे तो अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है कि जब कोई भी आप 10th टर्म निकालते हो तो ए प्लस में जो भी यहाँ पे लिखा होता है ना उससे एक कम यहाँ पे लिखना पड़ता है डी के साथ। फॉर्मूला भी यही होता है, ए प्लस में n-1 इंटू में डी। देखो जो भी यहाँ पे n लिखा है एक कम है ना उसका, जैसे यहाँ पर 10 लिखा है तो मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस में 9d। ए की वैल्यू पता है आपको 5 है, 9। डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी की वैल्यू है माइनस का 1/4। चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं, 5 ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9/4 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी कुछ भी नहीं है। सर यहाँ पर भी 4 दे रखा था तो यहाँ भी 4 करा। अब जब 4 से डिवाइड करा है तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कितना आ गया ऊपर, 20 आ गया। माइनस 20 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 11/4। 11/4 कहीं दे रखा है, हाँ जी सर दे रखा है, पहला ही ऑप्शन 11/4 है। आ गया आंसर। आई बात समझ में या फिर नहीं आई? एवरीवन बोलो, लिखो कमेंट सेक्शन में आई समझ। एवरीवन लिखो आया, आया समझ में मेरे, तब मुझे पता चलेगा कि मैं जिन भी मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहा हूं उनको समझ में आ रहा है। वरना मुझे नहीं पता चलेगा, तुम बस वीडियो देख करके चले जाओगे, मुझे नहीं पता चलेगा। तुम कमेंट नहीं करोगे, मुझे नहीं पता चलेगा। तो मेक श्योर कमेंट करो। अगला सवाल, कॉमन डिफरेंस में निकालने के लिए सवाल पूछा जाएगा, याद रखना। कॉमन डिफरेंस बहुत जरूरी है। आप लोग जो एमसीक्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कॉमन डिफरेंस के ऊपर ही पूछे गए हैं। अब जरा देखो यहाँ पर उन्होंने पूछा इसमें कॉमन डिफरेंस, तो क्या करोगे, दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म कर दो, a2 माइनस a1 कर दो। दूसरी टर्म क्या है, 1 माइनस 4x अपॉन में 2x माइनस ये पहली वाली टर्म। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो कुछ करना ही नहीं है। 1 माइनस में 4x माइनस लिखा है, -1 हो गया, नीचे 2x आ गया। 1 से 1 चला गया, बचा कितना, माइनस का 4x अपॉन में 2x। x से x चला गया, 2 से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2 आ जाएगा। यानी कि माइनस का 2 कहीं दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। यानी कि बी इसका जो है वो बिल्कुल सही वाला जवाब हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बहुत ही बढ़िया। चलो जी, अब असर्शन रीजन में बहुत सारे बच्चे अटकते हैं। मैं आप लोगों को असर्शन रीजन की भी कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, उनको भी समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे जैसे सवाल आते चलेंगे वैसे वैसे मैं ट्रिक्स बताता चलूंगा। अलग अलग चैप्टर्स के लिए अलग अलग ट्रिक्स हैं, तो सारी वीडियोस देख लेना ताकि आप लोगों को सभी चैप्टर्स की ट्रिक्स पता चल जाए। असर्शन और रीजन ये सब आप पढ़ते रहना बाद में, पहले मैं ये पढ़ रहा हूँ। असर्शन क्या है, असर्शन है कॉमन डिफरेंस। इसका अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो वो 4 होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, कुछ भी कर दो, दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म, तीसरी टर्म माइनस दूसरी टर्म, चौथी टर्म माइनस तीसरी टर्म, बस जो भी यहाँ पे लिखा होगा उससे उससे जस्ट पिछली वाली टर्म लेनी है। तो यहाँ पर देखो दूसरी टर्म क्या है 1, पहली टर्म क्या है 5, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा -4। यहाँ से भी कितना आएगा देखो -4, यहाँ से भी देखो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो -7 + 3 कितना हो जाएगा, अगेन -4। तो -4 आ रहा है, इन्होंने कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो असर्शन क्या हो गया अपने पास, गलत हो गया।
एक एक चीज दिमाग में बांध लो, एक चीज बता रहा हूं, उसकी गांठ मारो और अपने दिमाग में डाल दो। क्या? कि सर कभी भी अगर असर्शन तुम्हारा रॉन्ग हुआ, मैंने क्या बोला, कभी भी अगर असर्शन तुम्हारा रॉन्ग हुआ तो कभी कुछ मत सोचना, सीधा डी जाकर के आंसर लगा देना। मैं कह रहा हूं रीजन को पढ़ने भी मत जाना, गारंटी दे रहा हूं तुम लोगों को, रीजन को पढ़ने भी मत जाना, तुम्हारा आंसर डी होगा। इसका आंसर डी है भाई। सर ऐसा कैसे होगा? अरे होगा ऐसा, मैं बताता हूं तुम्हें। और रीजन जो देखो डी में क्या लिखा है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। मैंने तो रीजन पढ़ा भी नहीं था और मैं फिर भी बोल रहा हूं कि डी है। मैं बताता हूं कैसे है, तुम रीजन को पढ़ लो चाहे। अब कॉमन डिफरेंस, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा फॉर्मूला, उन्होंने बोल दिया कि ए एन माइनस में ए एन माइनस वन होगा। यही होता ही नहीं होता है? अगर मैं 4 लिखता हूं तो यहां पर 3 आता ही नहीं आता है, अगर मैं यहां पर 5 लिखता हूं तो यहां पर 4 आता ही नहीं आता, इससे जस्ट छोटा, यानी कि ये सही है। सर आपने तो पढ़ा भी नहीं था ये। अरे लेकिन भाई साहब समझ लो इस बात को, लिख लो इस बात को, लिख के रख लो इस बात को कि अगर असर्शन गलत हुआ तो आंसर डी आएगा, कुछ और आंसर आ ही नहीं सकता। क्लियर है? चलो अगला, विच टर्म, इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है, अगर मैं यहां से देखूं तो विच टर्म ऑफ एन एपी इज 16, कौन सी ऐसी टर्म होगी इस एपी की जो कि क्या होगी, 16 होगी। तो सबसे पहले तो मुझे क्या पता चलना चाहिए, ए, मुझे फिर क्या निकालना है, डी। डी क्या होता है, ये माइनस ये, तो -26 माइनस माइनस का 29, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। जैसे ही माइनस माइनस प्लस हुआ तो मैं क्या कर लिखूंगा यहाँ पर, प्लस में 29, यानी कि आंसर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 3 आ जाएगी। तो डी आप लोगों को क्या पता चल गया, 3। अब निकालना क्या है अपन लोगों को, कौन सी टर्म है ऐसी जो 16 आएगी। ठीक है, टर्म का फॉर्मूला ये है, ये कितनी आएगी, 16 आएगी। ए कितना है भाई अपना, माइनस का 29 है। अब एन तो पता ही नहीं है अपना कौन सी टर्म है, डी कितना है भाई अपना, 3 आ रहा है। चलो जी, अब माइनस के 29 को यहाँ भेज दो तो प्लस का 29 हो जाएगा, उधर माइनस का है तो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में 3। अगर मैं इसमें जोड़ा जाड़ी कर दूं, अगर मैं इसमें जोड़ा जाड़ी कर दूं तो इसमें अगर 6 जोड़ूंगा तो 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू। अब अगर 3 के टेबल से इसको कट करूंगा तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, n माइनस 1। माइनस 1 यहाँ पर आएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 16 आ गई, यानी कि 16th टर्म हो गई, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आई कहानी या नहीं आई? जो जैसा पूछे उसको वैसा जवाब दो, बस ध्यान रखो फॉर्मूले गलत नहीं होने चाहिए और तुम लोगों की कैलकुलेशन वाला पार्ट गलत नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो चांटे ही चांटे मारूंगा। इतना सब कुछ सिखाने के बाद भी अगर गलती कर रहे हो तो इतने मारूंगा ना, लाल कर दूंगा बेटा, और वही लाल करूंगा जो तू सोच रहा है। अब जरा देखो अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कहते हैं वो हमसे, अगले सवाल में वो हमसे कहते हैं कि असर्शन है फॉर एपी, फॉर एन एपी, ये एक एपी दे रखी है तुम, और वो बोल रहे हैं कि 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज 168, फ्रॉम द एंड। तो पहले एक बात बताओ, यहां पर तुम्हारे को फॉर्मूला याद है एंड से निकालने के लिए, अभी स्टार्टिंग में भी बताया था, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो एल कितना है भाई अपने पास, 198 है, 198 है, ठीक है। फिर एन यानी कि 10वीं टर्म निकालनी हो तो एन की जगह पे 10 आ गया, -1। कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो स्टार्टिंग से ही निकाल करके देख ले, मैंने बोला था स्टार्टिंग वाले ही देख लेना। ये देखो डी कितना होता है, a2 माइनस में a1 होता है, यानी कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3, तो 3 आ गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ था वैसे मैंने, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग, तो यहाँ पर a10 आ रहा है 198, ये 9 आएगा, 9 इंटू में 3 माइनस 9 इंटू में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। तो 198 में से अगर 27 जाएंगे तो 1 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 171 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी अपन लोगों के पास, 171 आ जाएगा। अगर इसमें से 3 चीज जाएंगे तो जी हाँ 171 आ जाएगा। यहाँ पर क्लियर हो गई कहानी या नहीं हो गई? तो 171 आ रहा है। अब 171 क्या ये दे रखा है, नहीं दे रखा, यानी कि इसका असर्शन क्या है, गलत है। और अभी 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 जस्ट सर ने हमें बताया था असर्शन गलत, तो आंसर डी आएगा। सर फिर भी मेरे को डर लग रहा है, अभी भी फिर भी रीजन पढ़ लो एक बार, चलो पढ़ लो यार। ए और एल जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, ठीक है जी। विद कॉमन डिफरेंस डी nth टर्म फ्रॉम द एंड, इन्होंने लिखा हुआ है एल माइनस में n माइनस 1 इंटू में डी, यहाँ से कट गया है ये, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब बता दो ये सही है नहीं लिया, सही तो है, यही तो होता है, देख लो यही तो होता है। याद रखो जो ट्रिक मैंने बोल दी वो 1 या 2 पे नहीं लगेगी, वो सब पे लगेगी, हर जगह लगेगी, हर कंडीशन में लगेगी। कभी सोचने समझने की ज्यादा टेंशन मत लेना। अगला सवाल, अगला सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है, 5 नंबर में पूछा गया सवाल है। मैं बोल रहा हूं
5 नंबर का सवाल है, बेहद कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन पर बड़ी है। और 5 नंबर में तुम देखना, अभी मैं एक और भी सवाल करवाऊंगा 5 नंबर का, उसके बाद भी 5 नंबर का सवाल करवाऊंगा। सवाल बड़े नहीं है पर कैलकुलेशन है उसमें। तो पेन और पेपर और आंखों को थोड़ा और बड़ा करो, थोड़ा और बड़ा करो, और देखो यहां पर, आओ मेरे लाल, मजा आएगा यार। सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म, थोड़ा कंपटीशन का भाव, मतलब ऐसा लेकर के आना है कि मतलब कि तुम्हारी लड़ाई है एपी के साथ, और एपी तुम्हारे सामने खड़ा है। अब एपी जो है, तुम अपना बेस्ट पंच मारने की कोशिश कर रहा है, तो तुमको वहां से डॉच भी करना है और फिर अपना मुक्का भी मारना है। तो वो मोटिवेशन चाहिए अपन को। उस मोटिवेशन के साथ जब लड़ने जाएंगे ना, तो खौफ खत्म हो जाएगा। सबसे पहले खौफ खत्म होता है जब कभी भी आप भिड़ने का माइंडसेट बना लेते हो। जैसे ही तुमने भिड़ने का माइंडसेट बनाया, खौफ रास्ते से बाहर हो चुका है, दरवाजा खोल करके निकल चुका है बाहर। अब आ चुका है तो सामने सिर्फ तू और मैं, तो आ भाई लड़ लेते हैं। तो जी आ गया फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म, यानी कि पहली टर्म और आठवीं टर्म कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि पहली और आठवीं का प्रोडक्ट जो है वो 60 दे रखा है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो आपको ए पता करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस पता करना है। भाई साहब ये अगर कुछ लड़ेंगे ना, मतलब कि मैं तुम्हें बता देता हूं, सामने वाली जो पार्टी है उसकी मजबूरी सिर्फ एक है, ए और डी निकालना, ए और डी निकालना। अलग अलग कंडीशन दे देगा ए और डी, मतलब उसके पास सिर्फ एक ही पंच है, एक ही पंच मार पाता है वो, यानी कि वो क्या सवाल पूछ पाता है, ए और डी, ए और डी बस। ठीक है, माइंडसेट चेंज करो अपना। फिर इसके बाद हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, 30 टर्म का आप लोगों को सम बताना है। वो तो फिर आसानी है ना, ए और डी पता लगा लिया तो ए पता लगाना है, डी पता लगाना है, S20। देखो A1 को आप क्या लिख सकते हो, ए, और A8 को आप लोग क्या लिख सकते हो, A प्लस में 70, ऐसे तो लिख सकते हैं ना अपन लोग। चलो जी, अब एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये देखना है कि अगर मैं A1 प्लस में A8, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ये मेरा देखो A है, ये मेरा A8 है, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इक्वल टू 32 आ रहा है, यानी कि ये इक्वेशन बन गई पहली इक्वेशन, समझ गए। दूसरी इक्वेशन क्या है कि मैं पहली टर्म और आठवीं टर्म को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आएगा। मैंने यार एक चीज सोची, यहाँ पर A प्लस में 70 लिखा है, इसमें से मैं A की वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं सीधा एक काम करता हूँ, मुझे पता है ना इसकी वैल्यू देखो कितनी निकल सकती है, ए को अगर मैं वहां भेज दूं, तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस 70 की जगह पर मैं 32 माइनस ए लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। जो भी बच्चा इसमें से ए की वैल्यू निकालेगा उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आसान करो इसको। मैंने बड़ी चीज ही हटा दी इसमें से मैंने ये हटा, इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 32 माइनस ए। अब देखो इसकी जगह पर यानी 32 माइनस ए लिख सकता हूँ, तो देखो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 32 माइनस ए, कहानी खत्म। देखो अब ए की मल्टीप्लाई करोगे तो 32 ए आ जाएगा, फिर इससे करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 60 है। अब इस ए स्क्वायर को वहां पर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, 32 को वहां पर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, और 60 वहां पर है ही तो कितना है, प्लस में ही है। अब 60 1 इंटू में 60 करोगे तो कितना आएगा, 60। तो 32 को तोड़ना है, कैसे करोगे, 30 में और 2 में, क्योंकि जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो 32 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव में था तो नेगेटिव में लिख दिया। अब ए स्क्वायर माइनस माइनस दे रखा, तो यहाँ से ए कॉमन निकालूंगा तो ए माइनस 30 आ गया, यहाँ से -2 निकालूंगा तो ए माइनस में 30 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, ए माइनस 30 निकल गया, और बचा गया ए माइनस 2। यहाँ से आंसर आया ए की वैल्यू 2, और यहाँ से आंसर आया ए की वैल्यू 30, यानी कि ए की 2 वैल्यूज आ रही हैं। जब ए की 2 वैल्यूज आएंगी तो फिर डी भी 2 आएंगे। जरा ध्यान से देखेंगे। अब जब ए की वैल्यू 2 आई, ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, मैं इसी वाली इक्वेशन में गया दोबारा से। जब ए की वैल्यू 2 आई तो मैंने यहाँ पर ला करके रखा, जब ए की वैल्यू 2 रखी मैंने यहाँ पर तो 2 आ गया, ये 4 हो गया, यहाँ पर देखो 32 था, इधर 4 उधर की तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 32 में से 28 बचा। 70 इज इक्वल टू 28, तो कितना आ जाएगी, इससे ये कट होगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि डी की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। डी की वैल्यू 4 कब मिली, यानी कि 2 और 4 ये कॉम्बिनेशन बन गया, ये आपका ए हो गया और ये आपका डी हो गया। लेकिन जब ए की वैल्यू 30 आई तब क्या करेंगे, 2 इंटू में 30 लिखूंगा, 7 इंटू में डी इज इक्वल टू में 32, ये कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे कितना आ रहा है 32, ये 60 वहां पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 32 में से 60 जाएंगे, माइनस का 28 बचेगा। फिर इससे ही अगर ये कैंसिल आउट करोगे माइनस का 4 आ जाएगा। यानी कि एक और कॉम्बिनेशन मिला आपको 30 और -4 का, ये आपका ए है और ये आपका डी है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बोलो भाई, ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पर देखो ए और डी पता चल गया सबको, ए और डी पता चल गया।
अब अपन लोगों को निकालना है क्या, सम का फॉर्मूला। तो देखो जी, यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक भी लगा दिया है, मतलब इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लिख के लाया हूँ। जब a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 4 है, तो एक बार चेक कर लिया मैंने, क्या इन दोनों को जोड़ने पर, ऐसी कंडीशन में दोनों टर्म्स, पहली और 8वीं टर्म को जोड़ने पर 32 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या करा, यही तो था मेरा इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन, इसकी जगह पर मैंने 2 रखा, इसकी जगह पर मैंने 4 रखा, तो 2 रखूंगा, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, इसकी जगह पर 4 रखूंगा, प्लस का 4 रखूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 28, 28 और 4 कितना होता है 32, होता है ये, ठीक। चलो अब 30 और -4 को रखते हैं, 2a यानी कि 2 इंटू में 30 रखूंगा, 7d नहीं -4, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 60 आ जाएगा, इसको करूंगा माइनस का 28, माइनस करूंगा प्लस का 32 आ रहा है, यानी कि ये भी सही चीज है और ये भी सही, यानी कि अब मुझे दोनों के लिए ही सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सम कितना निकालना है मुझे, 20 टर्म्स का। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो पहले इसके निकालते हैं, 20/2, इससे ये कट होगा तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा जी, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 19 बचेगा, 19 इंटू में 4 कितना आ जाएगा 76, ये कितना हो जाएगा 80, और 80 की मल्टीप्लाई अगर मैं 10 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 800, ये आ गया मेरा s। लेकिन कब, जब मेरा ए और डी ये है, यहां पर भी चेक करना पड़ेगा, इससे ये गया तो कितना आएगा 10, ये कितना हो जाएगा 60, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई माइनस का 76, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखना जरा, दोनों को प्लस कर दोगे तो माइनस का 16, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 160 आ जाएगा, और ये क्या आ गया आपका S20। कब, जब आपका ए इतना है और डी इतना है। इस तरीके से सॉल्व होना है ये सवाल, और यही रीजन है कि सवाल का जो मार्क्स हैं वो 5 हैं, समझे। आओ जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बड़ा ही धमाकेदार सवाल है भाई, बड़ा ही धमाकेदार सवाल है, इसमें अक्सर गलती होती है, और मैं बता दूं ये बहुत हद तक 11वीं क्लास में पूछा गया सवाल भी है, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में ये सवाल होता है, क्योंकि मैं 11th 12th जेई को पढ़ाता हूं, तो मैं उसमें बता रहा हूं आपको कि ये 11th क्लास से पूछा गया है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो पूछा गया है सम ऑफ m टर्म्स, मतलब कि जो m टर्म्स हैं उनका अगर सम निकाला जाए तो वो बराबर दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स के। ऐसे में आपको बताना है, देखो ऐसे में आपको बताना है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। तो हमने सबसे पहले तो लेट कर लिया कि हमारी फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो यहाँ पे n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। इन्होंने बोला है sm बराबर है sn के, तो मैंने m का m मान करके ये फॉर्मूला लिख दिया, बराबर लिख दिया इसके, ठीक है ना। बस n की जगह पे m लिखना है, यहाँ पे n की जगह पे n ही रहेगा। अब एक बात सोचो, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ना सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2am प्लस में md, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, हाँ चलो लिख ही देता हूँ, m-1 इंटू में d, ऐसे लिख दिया मैंने। अब बराबर देखो, ये अंदर जाएगा तो 2an हो जाएगा, ये और अंदर जाएगा तो प्लस में n-1 इंटू आ जाएगा d आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस एक काम करता हूँ, ठीक है, एक काम कर रहा हूँ, ए वालों को एक तरफ कर देता हूँ और डी वालों को एक तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। तो ए को इधर ले आता हूँ और डी वालों को उधर भेज देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, 2am माइनस में an हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा n-1 इंटू में d पहले से ही था, अब ये भी यहाँ पहुंच गया तो माइनस में, यहाँ पर प्लस में था इधर माइनस में, m-n इंटू में d। अब यहाँ से अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि अगर d कॉमन निकाल दिया, इसमें से भी और इसमें से भी d कॉमन निकाल दिया, तो बचा कितना n इंटू में n-1 और माइनस में m इंटू में m-1। समझे या नहीं समझे। अब जरा देखो ध्यान से, अब इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो n का स्क्वायर आ गया, यहां पर माइनस का n आ गया, माइनस m अगर अंदर जाएगा तो माइनस m का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो m आ गया। और यहां पर क्या चल रहा है जरा देखो ध्यान से, इन दोनों में से अगर 2a निकाल दो बाहर तो बचा कितना m माइनस में n। समझे या नहीं समझे। अब यहां पर आ जाओ, ये कैलकुलेशन बस थोड़ी सी आप लोगों को तसल्ली बख्श समझनी पड़ेगी, वरना इसमें आप लोगों के लोचे हो जाएंगे। जरा देखो ध्यान से, मैं सिर्फ इस चीज को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, अलग पेन से सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए सॉल्व करा। जैसे यहाँ पर n का स्क्वायर माइनस में n दे रखा है, माइनस में m का स्क्वायर प्लस में m दे रखा है। मैं एक काम करता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, n का स्क्वायर माइनस में m का स्क्वायर प्लस में m माइनस में। एक चीज अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हो तो m माइनस n आ रहा है, आपको याद है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता था। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं, या फिर चलो ऐसे ही लिख दो, इसको क्या लिख सकते हो? एन प्लस में एम लिख सकते हो और एन माइनस में एम लिख सकते हो, और प्लस में क्या चल रहा है? एम माइनस में एन। देखो यहां पर m माइनस एन है, लेकिन यहां पर n माइनस m है, और अगर आप नोटिस करो तो इधर की तरफ भी m माइनस एन है जो a वाली साइड है, तो क्यों ना मैं इसको भी m माइनस एन बना दूं, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा क्या? m माइनस एन, इधर लिख देता हूं, पहले इसको लिख देता हूं यहां पर m माइनस एन, फिर माइनस यहां पे लिख दिया मैंने m प्लस एन। देखो ये तो पहले से ही लिखा हुआ था प्लस वाला, तो और इसे जब क्योंकि नेगेटिव कॉमन निकाल लिया तो m माइनस एन हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाहर क्या दे रखा था भाई अपन को? इसके बाहर क्या दे रखा था अपन को? इसके बाहर दे रखा था अपन को डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने को? डी। क्लियर है? और इसके इक्वल में क्या चल रहा था? इसके इक्वल में चल रहा था ये। अब मैं देखूं मेरे पास पेज है क्या खाली? पेज खाली नहीं, तो मैं इसी के, एक मिनट, यहाँ पे मिल गया अपन को, पेज है, पेज है, पेज। तो पेज अगर अपन लोग यहाँ पे लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा भाई लोग? देखना 2a m माइनस में n प्लस 2 में d आ गया। अब जरा नोटिस करना यार, यहाँ से यहाँ पर भी m माइनस एन है, यहाँ पर भी m माइनस एन है, और d भी दे रखा है, तो मैं अगर m माइनस एन को बाहर निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, यानी कि m माइनस में n में d। अब अंदर देखना क्या बचेगा? 1 माइनस m प्लस n, 1 माइनस m प्लस में n बचेगा, यही तो बचेगा और तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखना इससे ये चला गया, अब बचा गया 2a की जगह पर कितना लिख सकते हो? ऐसा ऐसे लिख देता हूँ, 1 प्लस में m प्लस में 1 माइनस में m प्लस में, ऐसे करके लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू 2a की वैल्यू ये आ गई। अब एक काम करो, बस इसको यहीं तक लिखना था, 2a की वैल्यू निकल गई। अब आपको पता क्या करना था? आपको याद है अभी? आपको पता करना था m प्लस में n का सम। तो कैसे निकालोगे? n जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड बाई 2, 2a, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2a प्लस में m प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, यही तो लिखा जाएगा यहाँ पर अगर आप इसका फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन 2a की वैल्यू तो आपको पता है, ये है, चलो रख देते हैं, m प्लस में n डिवाइड बाई 2, 2a की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हो? 1। अगर मैं इस d को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो d आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से माइनस का d यहाँ पर मल्टीप्लाई, देखो ना यहाँ पर d माइनस, इधर ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, और फिर d प्लस में, अब यहाँ पर देखो तो कर रहा हूँ, अब यहाँ पर m प्लस में n इंटू में d, और d इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस का d आ गया, इस d से ये d चला गया, इससे ये पूरा चला गया, इस सब कुछ जीरो हो गया, और m प्लस n डिवाइड बाई 2 की मल्टीप्लाई जैसे ही जीरो के साथ हुई तो कितना आ गया? जीरो आ गया। देखो इस पूरी कैलकुलेशन का जो कैच है वो कहाँ पर है? सबसे पहली चीज, हम लोगों को सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई, तो हमने एक रिलेशन निकाला a और d के बीच में। वो कैसे निकल पाता? वो जब मैंने इसको इसके बराबर रखा, जब इसको मल्टीप्लाई किया, इसमें a वालों को एक तरफ किया, d वालों को एक तरफ किया, d वालों को जब एक तरफ किया तो उनके अंदर कैलकुलेशन की, स्क्वायर वालों को एक तरफ किया, नॉर्मल वालों को एक तरफ किया, फिर स्क्वायर वालों में ये वाला फॉर्मूला लग रहा था, वो फॉर्मूला निकाला, फिर मैंने देखा कॉमन क्या आ रहा है? m माइनस एन आ रहा है, तो जहां पर m माइनस एन बन नहीं पा रहा था, माइनस कॉमन लिया, m माइनस एन बनाया, फिर m माइनस एन को मैंने कॉमन बाहर लिया, कॉमन मैंने बाहर लिया, इधर वाले से इधर वाले को काटा, कैलकुलेशन इजी हो गई, 2a बराबर डायरेक्टली इसके हो गया। जब फॉर्मूला लगता है तो m प्लस एन डिवाइड बाई 2 होता है, तो 2a की जगह डायरेक्टली ये रखा और सॉल्व करा, आंसर मेरे पास आ गया, मेरी झोली में आकर के गिर गया। और सुनो एक और सवाल, ये दे रखा है सवाल, बड़ा मस्त सवाल है ये, और मैं बता दूं स्टैंडर्ड वालों के लिए खास, पिछला वाला सवाल भी, ये वाला सवाल भी, ये स्टैंडर्ड वालों के लिए सवाल है, बहुत ही भयंकर भयंकर सवाल है। अब इन्होंने क्या बोला है? इन एन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब कि 3 लगातार टर्म्स का जो सम आ रहा है 24 आ रहा है, और उनका जो स्क्वायर का सम आ रहा है वो 194 आ रहा है। जब कभी भी 3 टर्म्स मानने के लिए बोला जाए, ध्यान रखना इस बात को, कोई सी भी यूं ही टर्म मत मान लेना, जब कभी भी 3 टर्म्स मानने के लिए बोला जाए तो यही 3 टर्म मानना, पहली टर्म a माइनस बी, दूसरी टर्म a, तीसरी टर्म a प्लस बी। दोबारा बोल रहा हूं, जब कभी भी बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम में कभी भी 3 टर्म्स मानने के लिए बोला जाए एपी के अंदर, तो यही 3 टर्म्स मानेंगे अपन लोग। बोला है कि इनका सम यानी कि ये प्लस ये कितना दे रखा है? 24। बोला है कि इनके स्क्वायर का सम यानी कि ये प्लस ये कितना दे रखा है? 194। तो आओ जरा कैलकुलेट कर दें,
एक बात बताओ, अगर आप a माइनस डी प्लस में a प्लस डी अगर आप करते हो और जोड़ करके कितना आता है 24, तो d से d कैंसिल आउट हो गया, a जुड़ गया तो कितना आ जाएगा 3a इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 24। इससे ये गया तो a की वैल्यू तो पहले ही मिल गई तुमको, लो 8। इसलिए मानना है ये, अगर तुम a प्लस डी a प्लस 2d मान लेते तो ये इतनी जल्दी आंसर नहीं फंस जाते आप लोग, कैलकुलेशन इतनी मुश्किल हो जाती कि सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। तो अब मानोगे क्या, ये 3 मानना है तुम। अब बात करते हैं इसकी, क्योंकि अपन लोगों को 8 पता चल चुका है तो अपन लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 8 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे एट प्लस में डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना दे रखा 194। अब यहां से सिर्फ डी की वैल्यू निकालनी है और वो नंबर्स निकाल लेने, ऐसे ऐसे अरेंज कर देंगे और नंबर्स निकल जाएंगे। इसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 64, डी का स्क्वायर माइनस 2a भी होता है तो माइनस का 16d आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 64 डी 2ab 16d इक्वल्स टू में 194, 16d से ये गया। अब 64 आ गया 64 3 बार आ रहा है, कितना हुआ 192। तो यानी कि डी स्क्वायर कितना आ गया 2d स्क्वायर प्लस में 192 इज इक्वल्स टू में 194, ये वहां पर जाएगा माइनस हो जाएगा 194 से, अगर 192 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 2, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1, क्योंकि इससे कैंसिल आउट हो गया, d की वैल्यू भाई कितनी आ गई +-1। अब देखो a की वैल्यू कितनी थी भाई अपने पास, a की वैल्यू निकली थी अपने पास 8, लेकिन d की वैल्यू अपने पास 2 निकल रही है, एक तो निकल रही है d की वैल्यू 1 और एक निकल रही है d की वैल्यू -1। तो अपन लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर देखो सिंपल, जैसे ये लिखा हुआ है ना, जैसे देखो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, एक बार क्या करो 8 + 1 करो और एक बार 8 - 1 करो, तो कितना आ जाएगा 8 - 1 करोगे 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, एक तो ये मिल गई। अब एक बार क्या करोगे, अब क्योंकि -1 है तो देखो 8 लिखा, अब 8 प्लस में -1 करो और 8 माइनस में -1 करो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 9 8 और 7, तो वो 3 टर्म्स ये हैं 7 8 9 या फिर 9 8 7, यही है वो 3 टर्म्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसमें मैं आप लोगों को 2 सवाल और होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो कि आप लोगों को करने हैं, और इसके साथ एक सवाल, देखो 3 सवाल मैंने दिए आपको, एक ये और एक ये, बाकी एक सवाल और अभी आप लोगों को करवा रहा हूं मैं। आई होप यहां तक की कहानी समझ में आई होगी। रेशो वाला एक सवाल दे रखा है, वो और करवा दूं आप लोगों को। रेशो, क्योंकि मैंने वो फिक्स क्वेश्चन निकाले जो वेराइटी है, ये सिमिलर नहीं है, ये वैरायटी वाले क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान से देखना। उन्होंने बोला है कि 10th और 30th टर्म का रेशो जो है वो 1/3 दे रखा है, रेशो दे रखा है कि 10th टर्म अपॉन में 30th टर्म 1/3 आ रहा है और सम ऑफ 6 टर्म्स 42 आ रहा है, तो आपको ए और डी निकालना है, बस यही पूछ रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहे। मैंने बोला उसके बाद सिर्फ एक पंच है, ए निकालो डी निकालो, ए निकालो डी निकालो, कुछ नहीं आता उसको। और ये दुश्मन बहुत कच्चा है भाई, जब पहचानोगे दुश्मन को, और मैं पहचानने में मदद करूंगा तुम्हारी, टेंशन नहीं लेनी। चलो आओ जरा, तो यहां पर क्या करेंगे भाई, 10th टर्म और 30th टर्म, 10 को क्या लिखेंगे a प्लस में 9d, 30th को क्या लिखेंगे a प्लस में 29d, ये यहां जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3a आ गया, 3 से हुआ 27 आ गया, ये यहाँ गए। अब a यहाँ आ जाएगा तो a इतना आ जाएगा और 29 माइनस में 27d, यहाँ पे बचेगा 2a बराबर में, यहाँ पर कितना बचेगा 2d, 2 से 2 चला गया तो a बराबर में किसके हो गया भाई d के, लो जी काम ही खत्म, a बराबर d के ही हो गया। अब जब a बराबर d के हो गया तो आपको पता है कि 6 टर्म का सम, यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन लोग, इससे ये गया तो 3 आ गया, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3, 2a प्लस में 6 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, d की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, a लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं भाई, a इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि a बराबर d के है और क्योंकि मुझे दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से दोनों को ही a मान लूंगा, तो यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ a ही रह जाएगा, यहाँ पर a आ गया, बराबर कितने का था ये 42 का। अच्छा देखो 3 के टेबल से इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब 2a प्लस में 5a कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा, 7 के टेबल से इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब a2 आ रहा है तो d भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि a और d आपस में क्या है बराबर है। तो इस तरीके से
यहां पर मैंने आपके 4 से 5 नंबर पक्के करे हैं। अगर आप इन सवालों को बहुत अच्छे ढंग से करके जाते हो और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से लेकर के बचे हुए 3 क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करते हो और यहां पर आकर के कमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों के 4 से 5 नंबर फिक्स हो चुके हैं। अब कोई माई का लाल नहीं हिला सकता इन्हें। चलिए जरा अपन लोग विदाउट वेस्टिंग एनी वाला टाइम अपन लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार रहने वाले हैं आज के। मेक श्योर करें आप सभी लोग क्वेश्चंस को पूरी शिद्दत के साथ देखें। एक एक क्वेश्चन को करना है। चलिए जरा पहला सवाल आप सब लोगों के समक्ष आ चुका है। कहते हैं गिवन बिलो एक आप लोगों को ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। अब यहां पर बात करता हूं। सबसे पहले देखिए, अगर आप लोगों के पास 4, देखना जरा, सबसे पहले इसको लिखने का जो सही तरीका होता है, सारे के सारे बच्चे बोर्ड पर फोकस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 4 1/4, जो इसको लिखने का तरीका है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको लिखने का मतलब यह है कि ये 4 प्लस में 1/4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 यहां पर जाएगा एलसीएम लेने के लिए, यानी कि यहां पर आ जाएगा 16 प्लस 1/4, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 17/4। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी पहली टर्म हो जाएगी। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो लिखा है। दूसरी टर्म के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहां पर लिखा है 6, ये कितना हो जाएगा 3/4। फिर से ये 4 यहां पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 प्लस में 3 डिवाइड बाय 4, यानी कि आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 27/4। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखें तो जो पहली टर्म है आप लोगों के पास, एवरीवन ध्यान से देखेंगे सभी लोग, जो पहली टर्म है आप लोगों के पास वो क्या हुई, कहां गया, तो पहली टर्म आप लोगों के पास कितनी हो गई भाई 17/4, और दूसरी कितनी हो गई 27/4। आप बस इन्हीं दोनों को पकड़ लो। यहीं पर देखो, इसमें 17 से सीधा 27 पे गया है, गया कि नहीं गया, 17 से सीधा 27 पे गया है, यानी कि बिना सोचे अगली वाली टर्म कितनी हो जाएगी 37/4। इससे अगली वाली टर्म कितनी हो जाएगी 47/4, यानी जो कि दे रखी है, देखो यहां पर दे रखी है। फिर इससे अगली वाली टर्म क्या हो जाएगी 57/4, उससे अगली वाली टर्म क्या हो जाएगी 67/4। अब आप लोग खुद से सोचो, खुद से समझो कि यहां पर देखो, ये जो तीसरा वाला था, यहां पर पांचवा वाला था, तो तीसरा कौन सा है, ये है, और पांचवा कौन सा है, ये है। अब इसको लिखने का सही तरीका क्या हो सकता है, अब इसको लिखने का सही तरीका क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखना। 37 डिवाइड बाय 4, तो पूरी तरीके से कितना डिवाइड हो जाएगा, देखना ऐसे, अगर मैं 4 के टेबल से इसको कट कर दूं, जैसे ऐसे करना चाहूं, तो यहां पे 36 आ जाएगा, यहां पे 9 आ जाएगा, यहां 1 बचेगा, यानी कि 9 से ही 1/4 हो जाएगा ये, यानी कि ये कितना हो जाएगा 9 1/4। और ये देखो, अगर आप इसको करने जाते हो, इसको करेंगे 4 से, यहां पे आ जाएगा 57, यानी कि अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 56 आ जाएगा, तो यानी कि 56 आ रहा है, यहां भी 1 बच रहा है, कितने टाइम बाद पढ़ने पर आ रहा है 14 पर आ रहा है, यानी कि यहां पे आ जाएगा 14 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 1/4। तो देखो 9 सही 1/4 और 14 1/4। अगले वाले सवाल की तरफ कूच करते हुए अपन लोग चल रहे हैं। सवाल जरा ध्यान से देखेंगे, उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एवरीवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज सारी टर्म्स में जुड़ती चली जाती है, उस चीज का नाम क्या होता है। जो पहली टर्म होती है, दूसरी टर्म तभी बनती है इसमें जब कुछ उसमें जुड़ता है, तीसरी टर्म भी तब बनती है जब वही चीज उसमें जुड़ेगी, चौथी टर्म भी तब बनेगी जब वही चीज उसमें जुड़ेगी, आगे जुड़ेगी, आगे जुड़ेगी, क्या होता है वो, लिखो। यहां पर अगर अपन लोग देखें तो यहां से यहां देखो, यहां से यहां कितना जुड़ा होगा 10, यहां से यहां कितना जुड़ा होगा 10, यहां से यहां कितना जुड़ा होगा 10। अरे भाई यहां पे तो हर बार क्या जुड़ रहा है, यहां पर तो हर टर्म में 10 जुड़ रहा है, यानी कि ये तो अपना एपी होगा। यहां पर कितना जुड़ा 1, यहां पर 1 आ गया, यहां पर कितना जुड़ा, अरे 2, यहां पर कितना जुड़ा 3, यहां पर कितना जुड़ा 4, ना ना ये नहीं हो पाएगा भाई, ये नहीं हो पाएगा। यहां देखो 6.5 है ये, यहां से यहां देखो 7 से 6.5 यानी 6.5 पर पहुंचा, तो यानी कि माइनस हुआ होगा क्या 0.5, फिर देखो 0.5 फिर माइनस हो गया तो 6 पे पहुंच गए, फिर 0.5 माइनस हो गया 5.5 पे पहुंच गए, फिर 0.5 माइनस हो गया तो 5 पे पहुंच गया। इसका मतलब यहां पर हर बार माइनस हो रहा है 0.5, यानी कि ये भी है और ये भी है। तो अपना आंसर क्या होने वाला है एवरीवन। मैं आप सभी लोगों को अगले सवाल की तरफ लेकर के चलता हूं, इसको पढ़ते हैं सवाल को। वंशिका के बारे में बात हो रही है, वंशिका के बारे में। वंशिका डिसाइडेड टू प्लांट, वंशिका ने डिसाइड कर लिया है कि भाई अब तो वो पौधा लगा के ही रहेंगी। सर्टेन नंबर ऑफ सीड्स, वो सीड लगाएंगे एवरी मंथ, हर महीने सीड लगाएंगी वो, एज अ पार्ट ऑफ द गार्डनिंग प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट मिला है उन्हें। इन द फर्स्ट मंथ उन्होंने 5 फ्लावर सीड लगाए हैं, पहले महीने 5 फ्लावर सीड लगाए हैं। एंड द फाइनल मंथ, एंड इन द फाइनल मंथ शी प्लांटेड 50 सीड, मतलब कि 50 कर दिए। एवरी मंथ शी प्लांटेड 3 मोर सीड्स। मुझे एक बात बताइएगा, अगर वंशिका ने मंथ 1 में 5 सीड लगाए थे तो इन्होंने दूसरे मंथ में कितने सीड लगाए होंगे,
3 और लगा दिए होंगे 8। तीसरे मंथ में कितने लगा दिए होंगे, कितने लगा दिए होंगे भाई, 3 और लगा दिए होंगे यानी 11 लगा दिए होंगे। चौथे महीने में कितने लगा दिए होंगे, 3 और यानी कि 14 लगा दिए होंगे। वेरी गुड। देन प्रीवियस मंथ, ठीक है जी, हाउ मेनी सीड्स डिड वंशिका इन टोटल प्लांट। एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने जिस मंथ में लास्ट इन द फाइनल मंथ, कौन से मंथ में 50 लगाए हैं, कोई ये बता सकता है। एक बात जरा ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में अपन लोगों को पहली चीज पता है, यानी कि ए अपन को पता है, एवरीवन ए पता है अपन को कहां से शुरू, वंशिका की शुरुआत कहां से हुई। जैसे तुम्हारी शुरुआत रियल नंबर के सीबीक्यू से हुई थी, वंशिका की शुरुआत कहां से हुई, उन्होंने 5 लगाए थे। वंशिका हर बार कितना ऐड कर रही है, डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा वंशिका के लिए, 3। आखिरी टर्म जहां पर उन्हें आखिरी महीने में फाइनल मंथ में उन्होंने कितने लगाए हैं, 50। मुझे एक बात बताइएगा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू में d होता है, एवरीवन जी होता है। अब मुझे an पता है 50 है, a पता है मुझे 5 है, n पता ही नहीं है कितने महीने की बात हो रही है, लेकिन d मुझे पता है। ये यहां पर जाएगा, 50 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 45। यहां पर n-1 यहां आ जाएगा। 3 के टेबल से अगर इसे कट करूंगा तो यहां पे 15 आ जाएगा, यानी कि n-1 बराबर में 15 आ जाएगा और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। यानी कि टोटल उसे कितने महीने लगे होंगे, 16 महीने लग गए 50 तक पहुंचने में। अब सुनो, उन्होंने बोला हाउ मेनी सीड्स डिड वंशिका प्लांट इन टोटल, सारे टोटल कितने करे उसने, तो जरा देखना, टोटल में अपन लोग सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम के 2 फॉर्मूले होंगे, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d, या फिर क्या हो जाता है n/2 a प्लस में l, क्योंकि अपन लोगों को यहां पर n भी पता है, a भी पता है, l भी पता है, आखिरी टर्म भी पता है अपन को ना। तो आ जाओ जरा, n कितना है मेरे लाल, n है भाई अपने पास 16, 16 डिवाइड बाई 2। a कितना है मेरे भाई, 5 है। l यानी आखिरी टर्म कितनी है भाई लोग, 50 है। ठीक है, इससे ये जाएगा तो 8 यहां पर आ जाएगा। अगर मैं इसको 8 इंटू में 55 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। यानी कि टोटल प्लांट कितने लग गए, या सीड कितने लग गए हैं, 440। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। मैं पहले ही बता दूं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एज कंस्ट्रक्शन कंपनी इज वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फ्लोर्स इन एन ओल्ड बिल्डिंग विच ऑलरेडी हैड 6 फ्लोर, मतलब कि एक बिल्डिंग है, वहां पर 6 फ्लोर पहले से ही मिले हुए हैं, मतलब कि 6 फ्लोर तो अपने पास हैं ही हैं। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, पहले वीक में जैसे कि क्या हुआ, पहले वीक में सब लोग मोटिवेशन के साथ लग गए और उन्होंने एक ही वीक में 5 फ्लोर बनाए, 5 फ्लोर। उसके बाद पता है वो क्या कहते हैं, उसके बाद पता है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ईच सब्सिक्वेंट वीक दे कंप्लीटेड 3 मोर फ्लोर। मोटिवेशन डाउन। क्या हुआ था, जब अपन लोगों ने सीबीक्यू की सीरीज चालू की थी, सब मोटिवेटेड थे, अरे भाई साहब जान लड़ा देंगे सर, आपको क्या पता सर, आप तो सीरियस नहीं हो, मैं ज्यादा सीरियस हूं। लेकिन एंड में हुआ क्या, बाद में चल के हुआ क्या, बाद में चल करके पता चलता है कि लो बच्चों की तो हवा निकल गई। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है। तो यहां पर भी अब देखना, जरा ध्यान से सुनना। ऑलरेडी, पहले सोचो, ऑलरेडी कितनी थी, 6 थी। ठीक है, वीक 1 में कितनी बना दी, 5 बना दी। फिर वीक 2 में कितनी बना दी, 3 और बना दी। वीक 3 में भी कितनी बना दी, 3 और बना दी। वीक 4 में भी कितनी बना दी, 3 और बना दी। भाई हर बार यही तो कर रहे हैं, और इन्होंने ऐसा चलाया है कम से कम 12वें वीक तक, यानी कि यहां तक आते आते 12वें वीक में भी कितना बना दी होंगी, 3 बना दी होंगी। एक्चुअल में पता हुआ क्या है यहां पर, देखो वीक 2 से लेकर के 12 तक टोटल कितने वीक हुए, 11 वीक हुए, 11। भाई 12 में से अगर एक हटा दो बस तो 11 बचे ही, यानी कि 11 वीक में हर वीक अगर 3-3 बने होंगे तो 11 इंटू 3 करोगे तो कितने फ्लोर बने होंगे, 33। और ये 6 और 5 टोटल कितने फ्लोर हो गए, 11, यानी कितना आ जाएगा, 44। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 44। तो यानी कि हाउ मेनी फ्लोर्स विल द बिल्डिंग हैव इन टोटल, टोटल फ्लोर कितने हुए मेरे लाल, तो बी हो गए 44। इसमें जनरली लोग एक गलती कर देते हैं, 3-3 जोड़ते चले जाते हैं। अगर ऐसा सवाल नहीं कर रखा होगा तो आप लोग पक्का गलती करके आने वाले हो, लेकिन ऐसी गलती करनी नहीं है। वो कैसे नहीं करोगे, जब आप ऐसे सवाल कर लोगे। क्लियर है कहानी, बात हो गई पुरानी। ठीक है, तो वीक 2 से लेकर के वीक 12 तक 3-3 है, तो 11 वीक थे, 11 इंटू में 3 कर दिया, तो 11 वीक में कितने बने, 33 फ्लोर बने। 5 उन्होंने पहले वीक में बना दिए थे और 6 उन्हें पहले से मिले थे, तो 6 5 11, 11 प्लस में 33 44। ठीक है जी, आइए जरा अगला सवाल।
विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से कौन सी टर्म जो है आपकी जीरो बनेगी। अगर आप लोग यहां पर देखें तो a की वैल्यू कितनी है, यहां पर 21 है, d की वैल्यू कितनी होती है भाई, a2 माइनस में a1, कितना हो जाएगा मेरे लाल, 18 माइनस में 21 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये वाली टर्म निकालनी है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, मेरी nth टर्म हो जाएगी। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है मेरे लाल, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, कौन सी टर्म पे आ रहा है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 21 आ जाएगा, n माइनस 1, और यहां पर आ जाएगा माइनस का 3। अगर ये 21 यहां पे लेकर के आऊंगा तो माइनस का 21 आ जाएगा, n माइनस 1 और कितना आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 के टेबल से कट करोगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, यानी कि 8th टर्म हो जाएगा। अगला सवाल, अब यहां से आने वाले हैं आपके केस स्टडी, भी इस तरीके के सवाल केस स्टडी में बनेंगे आप लोगों के पास, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अब ऑप्शंस नहीं होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इन अ लाइब्रेरी द अरेंजमेंट ऑफ बुक शेल्फ, ठीक है, फॉलोज अ पैटर्न वेयर द नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच सक्सेसिव शेल्फ, मतलब एक के बाद एक के बाद, सक्सेसिव का मतलब होता है उसके जस्ट बाद, फिर उसके जस्ट बाद, उन्होंने बोला इंक्रीज कर रहे हैं वो 10 बुक्स को। फर्स्ट शेल्फ में 3 लगी हुई है, यानी कि अगर हम यहां से समझें तो फर्स्ट शेल्फ में 3 लगी हुई है, यानी कि ए आपके पास कितना हो गया 30, और सब में अब वो 10-10 बढ़ाते हुए चलेंगे लगातार, तो कितना डी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है द लास्ट शेल्फ, लास्ट शेल्फ में यानी कि आखिरी वाली जो शेल्फ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है 160। तो अब वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी शेल्फ्स आर देयर, कितनी शेल्फ्स होंगी वहां पर, यानी कि मुझे एन पता करना है, क्योंकि ये तो A1 है ना, ये तो पहली शेल्फ में है, फिर उसके बाद जुड़ते चले जाते हैं। तो an का फॉर्मूला कितना होता है भाई लोग, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, 160 यहां पर लिख देंगे अपन लोग, वेरी गुड, a की जगह पर यहां पर 30 लिख देंगे, प्लस में n पता नहीं है अपन लोगों को, वही निकालने के लिए निकले हैं, d कितना है 10 है, ये अगर यहां पर आएगा तो 160 माइनस 30 करोगे तो 130 हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1 इंटू में 10 आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 13 इज इक्वल्स टू में n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इधर की तरफ आएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 14 आ जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई एवरीवन, क्या ये बात मेरे लाल आप सभी लोगों को समझ में आई, अपन लोगों को a पता चल गया, d पता चल गया, n भी पता चल गया अब तो, और लास्ट टर्म पता ही है। अब वो आप लोगों से क्या पूछेंगे, अगला सवाल, हाउ मेनी टोटल बुक्स, तो टोटल बुक्स अब बतानी है। देखिए आप लोगों को, देखिएगा जरा ध्यान से सुनना, आप लोगों को a पता है 30, आप लोगों को d पता है 10, आप लोगों को n भी पता चल गया 14, आप लोगों को an यानी आखिरी टर्म भी पता है 160। अब आप लोग यहां पर क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप लोग, देखिएगा एस एन क्या होता है, n बाय 2, यहां पर आ जाएगा, वैसे तो मैं यही वाला लिख देता हूं a प्लस में l, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 14 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, a कितना है आप लोगों के पास 30, आखिरी टर्म कितनी है 160, इससे ये जाएगा तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7 इंटू में 190 आ जाएगा। अगर यहां पर कितना आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 7 एकम 7, और यहां पे आ जाएगा इतना, तो यानी कि टोटल किताबें कितनी हो गई 1330 बुक्स, 1330 बुक्स। अगले सवाल में अब समीर आ चुका है, समीर भाई लोग बाइक खरीदना चाहता है, सेविंग अप टू द कॉस्ट ऑफ 46,000 की, मतलब समीर मुझे लगता है शायद एक पहिए की बाइक खरीदना चाहता है, क्योंकि 2 पहिए की तो 46,000 की आती नहीं है। ही प्लान्स टू सेव मनी ईच मंथ, वो प्लान करता है कि वो हर महीने पैसे बचाएगा, पहले महीने वो जो बचाता है, यानी कि ए जो आ गया है इसमें आप लोगों के पास, वो कितना आ गया होगा भाई 1000 रुपये, ठीक है, और हर महीने फिर जोड़ता, और उसमें 1000 में हर महीने जोड़ता चला जाता है, 250 250 250 250 250 250 250। आप लोग मार्केट में गए हो कभी, वो जो मंगल बाजार बुद्ध बाजार सोम बाजार ऐसे लगता है, 250 250 250 ऐसे करके उठाते हैं ना वो लोग, तो मतलब मजा, मोर देन द प्रीवियस मंथ, ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, कितने महीने में वो बाइक उठा ले आएगा घर पे, ये बताइए जरा, वो जो एक पहिए की बाइक का जो उसने प्लान बनाया है वो कितने दिन में उठा के लेकर के आएगा। इसका मतलब साफ बताऊं तुम लोगों को, उसके उसने ना, उन्होंने आपको ना सम भी दे दिया 46,000 का, उन्होंने आपको सम भी बता दिया 46,000 का है। अब मैं आप लोगों के सामने सवाल को रखता हूं, आपको ए पता है, डी पता है, एस एन पता है, आपको एन निकालना है, कितने महीने लग जाएंगे, तो जरा देखिएगा, यानी कि अगर आपको ए पता है जो कि आपके पास कितना है 1000 रुपये, आपको डी पता है जो कि आपके पास कितना है 250 रुपये, आप लोगों को यह भी पता है कि आप लोगों के पास एस एन कितना है भाई 46,000 रुपये। अब सम का फॉर्मूला कितना होता है, जरा ध्यान से देखना भाई, यहां गलती होने के चांसेस हैं, कैलकुलेशन आ रही है भाई कैडी वाली, ध्यान से सुन लेना, यहां पर आ जाएगा 46,000,
यहां पर आ जाएगा n/2, 2 इंटू में a कितना है भाई लोग 1000 है, प्लस में n-1 इंटू में d कितना है भाई लोग 250 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो फिर देखना यहां से इस 2 को इससे और इससे कैंसिल आउट करूंगा तो 125 आ जाएगा। देखिएगा जरा एक बार कर लेते हैं इसको, 46 और यहाँ पे आ जाएगा 25 से डिवाइड करने जा रहे हैं ना, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 100। इस 100 से ये कट जाएगा। अब यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी, तो 4 0 आ जाएगा, 6 चौक 24 का 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18, तो 1840 आ रहा है, 1840 इक्वल्स टू में 0। अब आप लोग यहाँ पे 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड बाय 5, ठीक है, 5 से करोगे तो अब यहाँ पे डायरेक्टली n का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 5 35 आ जाएगा आप लोगों के पास। 3 5 35 आ जाएगा, और फिर आप लोगों के पास -18 पे यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, फिर 34 करोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 40 यहाँ पर 8 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। अब कैसे कर सकते हैं भाई लोग इसको? अब बताइएगा कैसे कर सकते हैं इसको? एसएन आपको पता है, तो एसएन की जगह पे 46,000 लिख दिया, क्योंकि टोटल उसने बता रखा है पैसा तो इतना ही जुड़ेगा ना, बाइक के लिए पैसा जोड़ना है, तो 46,000 की बाइक थी तो उतना ही पैसा जुड़ेगा। n/2, 2a, a कितना है 1000, n-1 d कितना है 125। अब बस सारी की सारी कैलकुलेशन है, 2 के टेबल से इसे कट कर दिया, इसे कट कर दिया, तो 125 आ गया, 2 हट गया। अब n अगर इस 1000 में मल्टीप्लाई होगा तो 1000 n आ गया, फिर 125 इस n में मल्टीप्लाई होगा 125 n, और -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 125। जब ये n अंदर गया तो ये 125 n का स्क्वायर हो गया, ये 125 n हो गया। अब मैंने क्या करा, 125 यहां लिख दिया, 1000 में से 125 गए तो 875 लिख दिया, ये घूम करके इधर आएगा तो माइनस का 46,000 लिख दिया। 25 के टेबल से डिवाइड किया तो इतना आ गया, फिर 5 के टेबल से भी डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया, n स्क्वायर प्लस में 35 n आ रहा है, ठीक है, ठीक है जी। अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे इसको किस तरीके से करना है। मैं एक बार इसमें देखना चाहता हूं, मैंने ये सही करा है? मैंने क्या करा था, 25 के टेबल से करा था नहीं, 25 के टेबल से करा था, तो एक मिनट, यहाँ पर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। अगर मैं ये 25 के टेबल से करूंगा तो 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, यहीं पर 35 आ गया था, 35 n माइनस में 1840 यही आ रहा था। फिर 5 से करेंगे, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ हो गया ड्रामा अपना, प्लस में 7n आएगा, 7n आएगा, माइनस में इसे करेंगे अगर 5 से तो कितना आ जाएगा 303 आ रहा है यहाँ पर, और 34 पर यहाँ पर चला जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 68 इक्वल्स टू 0। सॉरी यार, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया अपना यहाँ पर। अब ये टूट जाएगा आराम से, n स्क्वायर प्लस में 23n, 7 3 2 9 6, ठीक है, 16n माइनस में 368 इक्वल्स टू में 0। इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन लोग, n कॉमन निकालेंगे तो n प्लस में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, n प्लस में 23 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में 16 निकालोगे तो भी n प्लस 23 यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 16 और n प्लस में 23 बराबर में 0। n की एक वैल्यू आ गई 16 और n की एक वैल्यू आ गई माइनस का 23। नेगेटिव n की वैल्यू ली नहीं जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी कि उसको 16 महीने लगेंगे अपने पैसे जोड़ने में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जॉन के बारे में बात कर रहे हैं। जॉन इज रेनोवेटिंग हिज हाउस, ही बिगेन बाय पेंटिंग वन वॉल। उसने शुरुआत की है एक दीवार को पेंट करने से। ध्यान से सुनना, इसको कारीगर बना के ही मानेंगे ये। विच टुक 2 hours, मतलब कि एक दीवार को वॉल को पेंट करने में कितना टाइम लगा उसको, 2 घंटे। उसके बाद वो बोलते हैं उसने हर दिन ना 30 मिनट बढ़ाता चला गया, ठीक है, रेनोवेशन। ऑन विच डे ही विल स्पेंड 12 hours ऑफ हिज डे, मतलब कि 12 घंटे वो 12 घंटे पेंटिंग करेगा। मतलब कुल मिला के वो ये पूछ रहे हैं कितने दिन लगेंगे उसे प्रॉपर कारीगर बनने में, कितने दिन लगेंगे उसे प्रॉपर कारीगर बनने में। तो प्रॉपर कारीगर बनने में कितने दिन लगेंगे बता देते हैं भाई। देखो भाई, सबसे पहले डे वन पर उसने कितने घंटे दिए, 2 घंटा, ठीक है। अच्छा, ये 30 मिनट को कितने घंटे में बोल सकते हैं अपन लोग, 0.5 घंटा बोल सकते हैं। तो यानी कि डे 2 पर कितना घंटा उसने किया होगा, 2.5, डे 3 पर 3, डे 4 पर 3.5, ऐसे ही चल रहा होगा। जी हाँ, ऐसे ही चल रहा होगा। तो जब ऐसा चल रहा था, ऐसे में इसका मतलब ए क्या मिल गया आप लोगों को 2, डी क्या मिल गया आप लोगों को 0.5, क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है उसमें, ठीक है। nth टर्म जब वो 12 घंटे देगा तो यानी कि हमारी एक ऐसी टर्म होगी, देखो
ये कैसी, ये पहली ही टर्म है जहां पर 2 घंटे लग रहे हैं। ये यहां पर जब 12 घंटे लगेंगे तो वो भी तो कोई टर्म होगी। तो ए पता है, डी पता है, एन निकाल सकते हैं मेरे लाल। यानी कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी होता है। ए एन कितना है 12, यहां पर 2 आ गया, प्लस में एन माइनस वन इंटू में कितना आ जाएगा 0.5, या फिर 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख देता हूँ। ये 2 यहां पर आएगा तो 10 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में एन माइनस वन इंटू में 1/2। ये 2 यहां आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 20, इज इक्वल्स टू में एन माइनस वन। देखो ना, ये 2 यहां जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। -1 यहां आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस में एक एन आ गया। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे लाल, 21 आ गए। अब मेरी ज़्यादा बात सुनना, 21 दिन, वो बोलते हैं ना कभी भी कोई भी हैबिट अगर तुम्हें बनानी है, किसी भी चीज़ में तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो 21 दिन तुमको वो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो जॉन बेटा है, इनको 21 दिन तक पेंटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ये प्रॉपर एक कारीगर बन करके बाहर निकलेंगे। और फिर उसके बाद आप इन्हें कभी भी पेंटिंग के लिए बुलाएंगे, ये तुरंत सोते हुए भी पेंटिंग कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने पेंटिंग को 21 दिन दिए हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, तो अब चलते हैं अपन लोग जॉन से आगे की तरफ बढ़ते हैं, जॉन से मूव ऑन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना भाई लोग। चलिए, जॉन से मूव ऑन हो जाए। अब अगला सवाल, ये वाला सवाल होमवर्क में है, ये बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वाला कंपनी वाला जो था ना, उसी से इंस्पायर्ड सवाल है ये एकदम, जो मैंने दूसरे तीसरे नंबर पे करवाया था। ये आप लोगों का होमवर्क में है, उसी के पार्ट है ये भी एक केस स्टडी टाइप है। आ जाओ जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से मेरे लाल ये कहता है कि एक कार है, भूम भूम, अरे ऐसे कैसे कर सकती है कार, कैसे करे भूम भूम। देखो भाई, अ कार कवर्स 55 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, यानी कि पहले घंटे में वो कार जो है वो कवर कर रही है कितना, 55 किलोमीटर। यानी कि कार की स्पीड स्टार्टिंग में कितनी है, जब से अपन लोगों ने अपना हाथ में, अपन लोगों ने कैप पेन और कॉपी पेन ले लिया अपने हाथ में, कार की स्पीड कितनी, 55 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो बोलते हैं इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 10 किलोमीटर एवरी आवर, मतलब कि वो हर घंटे, ये हर घंटे क्या कर रहे हैं, 10 से स्पीड को बढ़ा दे रहे हैं। मतलब कि स्टार्टिंग तो क्या रही होगी आप लोगों की, स्टार्टिंग जो रही होगी आप लोगों की, वो स्टार्टिंग रही होगी 55 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन क्योंकि 55 किलोमीटर वो 1 घंटे में खत्म कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब स्पीड क्या रही होगी 55 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो हर बार 10-10 किलोमीटर से बढ़ा रहे हैं, यानी कि जब जब उनकी दूसरी टर्म, यानी कि जब 1 घंटा हो चुका होगा तो कितनी हो जाएगी 65 किलोमीटर। फिर एक बार और अगली टर्म क्या बनेगी इनकी, 75 किलोमीटर। ऐसे ही और आगे की तरफ चलेंगे कितना हो जाएगा 85, उसके और आगे की तरफ चलेंगे कितना हो जाएगा 95, उससे और आगे की तरफ चलेंगे कितना हो जाएगा 105। इधर यहाँ पर क्या लिख देते हैं अपन लोग, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब वो बोल रहे फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 6 आवर्स। देखो भाई, एक बात जरा ध्यान से सुनना, पहले घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा घंटा, छठा घंटा, इन सबको जोड़ना है। यानी कि आप लोगों को क्या मिला, ए कितना मिला भाई लोग 55, डी कितना मिला भाई लोग 10, और एन कितना है 6 घंटे में बताना है एन। तो अब आप लोगों को सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। तो जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, जोड़ने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। तो आप लोग यहाँ पे लगा दो, n कितना है 6/2, 2 इंटू में a कितना है मेरे लाल 55, प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 माइनस में 1 आ जाएगा, और d कितना है 10 है। ये देखो, इससे इसमें 2 रैप्टे पड़े तो ये कितना हो गया 3, 55 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 110, प्लस में 5 इंटू में 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी कि 110 और 50 कितना होता है 160 होता है। तो 160 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर। अब सुनो, हाउ लॉन्ग विल द कार टेक 100 किलोमीटर, मतलब अगर उसे 100 किलोमीटर क्रॉस करना है, पार करना है, तो उसे कितने घंटे लग जाएंगे। यानी कि अब वो आपसे एन जानना चाहता है, और आपको टोटल डिस्टेंस बता दिया है, यानी कि आपको यहां पर एस एन दे दिया गया है 1000, ठीक है 1000 किलोमीटर। आपको ए तो पता ही है 55 किलोमीटर, ठीक है, और आपको डी पता है 10। तो आइए जरा यहां पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या रखा है अपने पास, एस एन कितना हो जाता है n/2, अब 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। तो आओ जरा करते हैं इसको, यानी कि यहां पर कितना दे रखा है भाई लोग 1000, यहां पर n/2 आ जाएगा, 2 इंटू में a कितना है 55, प्लस में n-1 इंटू में कितना आ जाएगा 10 आएगा ना, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 के टेबल से ये वाला 2 भी चला जाएगा और ये 10 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम करते 2 कॉमन निकाले तो बात तो एक ही पड़ी। तो यहां पर देखो 1000 ये आ गया, n यहां पर आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर देखो 55 है,
अब जरा ध्यान से देना, 5 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 5n आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1000 आ रहा है, यहाँ पर देखना n है, 55 में से 5 जाएगा तो 5n प्लस में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। समझ गए? अब ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 1000 इज इक्वल टू में 5n का स्क्वायर प्लस में 50n हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी ऐसी कुछ, माइनस में 1000। अगर 5 के टेबल से डिवाइड कर दोगे तो n का स्क्वायर प्लस में 10n माइनस में 200 आ जाएगा। अब इसे कैसे तोड़ सकते हो, आराम से टूट जाएगा, ये 10 ही तो लाना है, n का स्क्वायर प्लस में 20n माइनस में 10n माइनस में 200 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से देखो n प्लस में 20 हो जाएगा, ये माइनस 10 यहाँ से निकाल लो, n प्लस में कितना हो जाएगा 20। मैंने यहाँ से n कॉमन निकाला है तो n प्लस 20 बचा, यहाँ से माइनस का 10 निकाल लिया तो n प्लस में 20 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है बच्चों, n प्लस में 20 और n माइनस में 10 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखो जरा n की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 10 आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है, माइनस का 20 आ रही है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव है, ये हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि 9वें घंटे में, वो बोल रहे हैं स्पीड जो है वो 9वें घंटे में कितनी होगी, तो यानी कि वो क्या जानना चाह रहे हैं, a9 जानना चाह रहे हैं अपने से। a9 क्या होता है भाई लोग, a प्लस में 9 माइनस 1 इंटू में d होता है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है। तो 9th, ठीक है, यानी कि a की जगह पर कितना आ जाएगा 55 प्लस में, यहाँ पर आ जाएगा 8, d कितना है 10, यानी कि 55 प्लस में ये आ जाएगा 10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80, यानी कितना आ जाएगा 135। उन्होंने यही पूछा स्पीड कितनी रहेगी, 35 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड रहने वाली है। आ जाओ जरा, अब अगले सवाल की तरफ आ जाओ। केस स्टडी है एक, जरा ढंग से पहले केस स्टडी को पढ़ेंगे सभी लोग। केस स्टडी में क्या बात होती है, ईशा इज प्लानिंग टू ग्रो हर ऑर्चर्ड, शी वांट्स टू प्लांट रोज ऑफ फ्रूट ट्री, मतलब फ्रूट ट्री लगाना चाह रही है वो, द वे दैट शी रो मोर ट्रीज देन द वन बिफोर। ठीक है, पैटर्न, ठीक है जी, यहां पे पढ़ो, मेन काम यहां पर है। द फर्स्ट रो हैव 5 ट्री, द नेक्स्ट रो विल हैव 3 मोर, मतलब कि अगर पहले वाले में, यानी कि यहां पर ए कितना दे दिया आपने आपको 5 और डी कितना आ गया आपके पास 3, ठीक है, हर बार 3 जुड़ते चले आ रहे हैं। देयर विल बी 10 रोज, ऐसे कितने रोज हैं, यानी कि एन कितना मिल गया आप लोगों को, एन कितना मिल गया 10। बात समझ में आई? उन्होंने बोला पहले वाले रो में अपन ने 5 लगाए, फिर उसके बाद हमने 3 और बढ़ाए, फिर अगले वाले रो में 3 और बढ़ाएंगे, फिर 3 और बढ़ाएंगे, यानी कि डी मिल गया अपन लोगों को, वो कितना हो गया अपने पास 3। चलिए सवाल पर चलता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन 10th रो, 10th वाले रो में कितने प्लांट लगे होंगे, कितने प्लांट होंगे वहां पर, ये बताने। अब यार एक बात बताओ, ए अपन को पता चल गया 5 है, डी अपन को पता चल गया 3 है, ठीक है, अब यहां पर वो 10th टर्म पूछ रहे हैं, तो ए 10, आप मुझे बताइए सबसे पहले तो ए एन क्या होता है। भाई देखो मैं हर बार ना फॉर्मूला जरूर लिखता हूं, तो आप लोग भी याद रख लो और अपनी आदत बना लो, कभी भी फॉर्मूला बिना लिखे आगे मत बढ़ना। ए एन क्या हो गया आप लोगों के पास यहाँ पर, तो आप लोगों को वो तो बताना ही है। यहाँ पर देखिएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 5, 9 इंटू में 3, यानी कि 5 प्लस में 27, यानी कि आपके पास आ जाएगा 32। सुनो भाई, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चर्ड आफ्टर द 10 रोज आर प्लांटेड। अगर 10 के 10 में लग चुका है तो आप ये बता दीजिए कि टोटल इनके पास कितने ट्री हो जाएंगे। तो एक्चुअल में वो क्या जानना चाह रहे हैं, 10 के 10 का सम जानना चाह रहे हैं। तो आप लोग एक बात बताइए, 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है n/2, एक होता है 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है, और एक होता है n/2, ठीक है, a प्लस में l होता है। मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहता हूं, एक बात बताओ, उन्होंने जब आपको 10वीं टर्म बता दी है और इसमें भी 10th टर्म तक ही पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपको ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता है, तो ये वाला लगा लो ना। देखो जरा n कितना है 10/2, a कितना है भाई 5, और आखिरी टर्म कितनी आ रही है 32 आ रही है। ये यहां से जाएगा तो 5 आ जाएगा 5, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, 7 पंजे 35, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 75, यानी कि टोटल कितना आ गया मेरे लाल 175 ट्री। मतलब अरे यार 18 होगा, हाँ सॉरी 185 होगा, सॉरी बाबू, ठीक है जी, आई एम सॉरी बाबू। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी करा है। उन्होंने बोला है कि वो 5वीं और 6ठी रो को क्रिएट नहीं करेंगे, उसमें प्लांट अगर वो नहीं लगाते हैं, अपना प्लान उसने चेंज कर दिया, ठीक है, ये स्त्री है कुछ भी कर सकती है, तो इन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया कि भाई 5वें और 6ठे में कुछ भी नहीं करना है। तो अगर 5वें और 6ठे के ट्री आपको हटाने पड़े,
ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ऑल विल हैव द सेम नंबर्स, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रीज नाउ। अब बताओ, तो आप एक बात बताओ, टोटल जो आपने निकाला अभी 185 ट्रीज थे या नहीं थे? तो पहले अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको 85 में से माइनस करना पड़ेगा जो भी पांचवे में आ रहा था और जो छठे में आ रहा था वो, तभी आप लोगों को रिमेनिंग मिलेंगे। जो रिमेन वाले हैं आपको तभी मिल पाएंगे। तो आप लोग क्या करोगे, ए फाइव कैसे निकलेगा, ए प्लस में 4d करके। तो ए कितना है भाई लोग, 5 है, 4d कितना है, 3 है, 3 है ना, हाँ 3 है, 3 है। तो 4 थिया 12, 12 में 5 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा भाई लोग, 17 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 6 करना पड़े तो ए प्लस में 5d आ गया, 5 प्लस में 5 इंटू में 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 37। यानी कि मुझे क्या करना है, 185 माइनस में 37 कर देना है। यानी कि आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गए तो 8, 17 में से 3 गए तो ये, यानी कि इतना आ जाएगा। समझना है खुद को, समझाना है खुद को और आगे बढ़ना है। इस क्वेश्चन में अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग भी गलती करेंगे, मैंने कई बार स्टूडेंट्स को दिया है करने के लिए, वो भी यही गलती करते हैं। वो इनको देख लेते हैं कि यहाँ पर 3 दे रखे हैं, फिर यहाँ पर 3 और 3 दे रखे हैं, 6 हो गई ये, फिर यहाँ पर 3 3 3 दे रखे हैं, ये 9 हो गए। वो इस तरीके से सोच लेते हैं, तो उनके दिमाग में हो जाता है ये 3 है, फिर डी उनका 3 लग जाएगा और ऐसे सॉल्व करने लग जाते हैं। नहीं, सवाल को पहले ढंग से पढ़ो। ये वाला सवाल अलग अलग तरीके से पूछा गया है, अलग अलग पेपर्स में। मैं आपको बता दूं, दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा सेम पैटर्न का सवाल 2-3 तरीके से बना है, तो जरा ध्यान से सुनना। होता क्या है यहां पर, शोन बिलो इज अ हाउस ऑफ कार्ड, अ स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय स्टेकिंग playing cards on top each other in the shape of pyramid. Each small triangle is made using 3 कार्ड। हर एक ट्राइंगल 3 कार्ड से मिलकर के बना है। ईच लेयर हैज वन लेस ट्राइंगल देन द लेयर अबव इट। देखो जैसे यहां पर एक ट्राइंगल है तो यहां पर 2 है, इससे ऊपर वाला एक कम है ना इससे, जैसे यहां 3 है तो यहां पर 2 है, एक कम है, यहां 4 है तो यहां एक कम है। बस यहां पर एक चीज क्लियर है, एक चीज कंफर्म है कि यहां पर उन्होंने बोला है ना कि हर कार्ड 3 से बन रहा है, तो ऊपर कितने कार्ड आ गए, यानी कि आपको ये क्लियर कर दिया उन्होंने, ये 3 आ गया, ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि ए कितना है आप लोगों के पास, 3 है। अब ध्यान से सुनना चीजें कैसे बदलेंगी, मैं बता देता हूं। पहला सवाल उन्होंने बोला रेशियो ऑफ सम ऑफ 11 टर्म्स, यानी कि S11 ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, यानी कि अपॉन में S21। कितना दे रखा है, 1 अपॉन में 4 दे रखा है, ठीक है। यहां से आप लोगों को निकालना है, ये एक रिलेशन दिया गया है, तब आप लोगों को ये बताना है, इसका पहला पार्ट सॉल्व करना है कि अगर 23 प्लस में 10d इज इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा, आपको यस और नो में इसका जवाब देना है, यानी करके दिखाना है। तो वो तब पता लगा पाओगे आप लोग जब आप लोगों को डी पता होगा इसका, अदरवाइज आप लोग पता नहीं लगा पाओगे। और डी ऐसे नहीं पता लगाना फोटो में दे रखा है 3 4, नहीं, जो कंडीशन दी गई है इसी से डी पता चलेगा, क्योंकि एन उन्होंने बता दिया 11 टर्म्स और 21 टर्म्स। तो जरा देखते हैं यहां पर किस तरीके से सवाल बनेगा। सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू में n/2। कुछ लोग अगर नहीं समझ में आया तो मेरा सोल्यूशन देखो पहले, समझ में आ जाएगा। फिर प्लस में n-1 इंटू में डी आ जाएगा आप लोगों के पास, यानी कि n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी, क्लियर है सर। अब जब आप लोगों को ये क्लियर हो गया है तो आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। तो यहां पर उन्होंने क्या किया होगा, S11 अपॉन में S21 में क्या किया होगा, 11 अपॉन में 2, 2a कितना है भाई 3 है, प्लस में 11 माइनस में 1 इंटू में डी पता नहीं है, अपॉन में 21 डिवाइड बाई 2, यहां पर ध्यान से देखेंगे अब 2 इंटू में 3 है, प्लस में 21 माइनस में 1 डी यहां पर आ जाएगा। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, 2 से 2 चला जाएगा, बराबर में कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है। कैलकुलेशन में गलती मत करना, कैलकुलेशन गलत, सब गलत है। 21 यहां पर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 10d आ जाएगा, अपॉन में यहां पर देखो यहां पर आ जाएगा 21, 6 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 20d आ जाएगा, बराबर में 1/4 दे रखा है। क्लियर हो गई कहानी। मैं यहां से देखो 2 बाहर निकाल सकता हूं, 2 बाहर निकालूंगा तो 2 इंटू में 11 और अंदर कितना बचेगा, यहां से 2 बाहर निकालूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 5d आ जाएगा। यहां से भी निकाल सकता हूं तो 2 इंटू में 21 आ जाएगा, यहां पर अंदर कितना आ जाएगा 3 प्लस में 10d आ जाएगा, बराबर में 1/4 आ जाएगा। इस 2 से ये वाला 2 चला जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये 4 इधर जाएगा और ये 1 के पास जाएगा, यानी कि आप लोगों के पास, अब ध्यान से देखना यहाँ पर कैलकुलेशन, 4 अगर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पर 4 इंटू में 11, 3 प्लस में 5d आ जाएगा, बराबर में ये वहां पर जाएगा तो 21 इंटू में
21 इंटू में 3 प्लस में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 10d आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 44 हो रहा है, 44 की मल्टीप्लाई किस में करूंगा 3 में, 44 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा प्लस में। अब 44 की मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 220d, 21 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूंगा तो 63, यहाँ पे कर दूंगा तो 210d। अब d वाले एक तरफ ले आओ तो 220d माइनस में कितना आ जाएगा 210। अब यहाँ पर 63 माइनस में 132 आ जाएगा। देखो अगर इसमें से इसे कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10d, समझ रहे हो, और अगर इसमें से ये जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 969 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा है। तो d की वैल्यू आ रही है -69/10। पहले आपको ये निकालना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को करा क्या मैंने। उन्होंने मुझसे ये बोला है कि रेशियो दे रखा है आप लोगों को सम ऑफ 11 टर्म्स का और सम ऑफ 21 टर्म्स का। तो मैंने क्या बोला, S11 अपॉन में S21 आप लोगों को 1/4 दे रखा है। Sn का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर मैंने क्या करा, S11 लिखा, 11/2 जैसे n/2 होता है, फिर 2a होता है तो a कितना था 3 था अपना, फिर n-1 होता है तो 11 - 1 d कर दिया, क्योंकि d अपन को पता नहीं है, निकालना पड़ेगा यहाँ पर d। अच्छा यहाँ पर भी 21/2 आ गया, 2 इंटू में 3 आ गया, प्लस में 21 - 1 n-1 होता है d। अब देखो 2 से ये वाला 2 चला गया, फिर मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ये देखो ये 6 आ गया, ये कितना आ गया 10 आ गया, ये 6 आ गया, ये कितना आ गया 20 आ गया। 2 इसमें से कॉमन निकाला तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 आ गया, 2 इसमें से निकाला तो 3 आ गया और ये 10 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 4 यहाँ मल्टीप्लाई होने जाएगा, 11 से होगा तो 44 आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी 44। फिर 44 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी, यहाँ आ गया, फिर ये 5 से होगा तो इतना आ गया, 21 की मल्टीप्लाई 3 से होगी इतना आ गया, 21 की मल्टीप्लाई 10 से होगी इतना आ गया, 210 अब इधर ले आया तो 220 में से 210 गए तो 10 बचा। फिर यहाँ 63 था, ये यहाँ पर गया, माइनस का 132 आ गया, इसे माइनस करोगे माइनस का 69 आ गया, वो भी नेगेटिव, तो माइनस का 69 डिवाइड बाय 10 आ गया। समझ में आ गई कहानी। अब जरा ध्यान से सुनो, उन्होंने बोला है अब इसी में इसमें देखो, अब पहला वाला पार्ट सॉल्व करने लायक बने हो अब तुम लोग, क्योंकि तुमको ए पता है कितना है 3 है, डी भी पता है। अब देखो 23 इंटू में कितना आ जाएगा 3, प्लस में आ जाएगा 10 इंटू में माइनस का 69/10, 10 से 10 चला जाएगा। एक बात जरा ध्यान से सुनना, 23 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 69, 10 से 10 कट गया, माइनस आ जाएगा माइनस का 69, तो देखो 0 आ गया या नहीं आ गया, यानी कि पहले वाले का आंसर 0 आएगा। अगला पार्ट कहता है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर nth टर्म। अब nth टर्म के लिए आप लोगों को एक्सप्रेशन बताना है ओनली, क्योंकि आपको a भी पता चल गया है और n भी पता चल गया है, लेकिन आपको पता है n a और n की फॉर्म में बताना है, सिर्फ a और n की फॉर्म में, क्योंकि d अभी आप लोगों ने निकाला है। तो nth टर्म होती क्या है, nth टर्म होती क्या है, a प्लस में n-1 इंटू में d होती है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, a लिख दीजिए, n-1 लिख दीजिए और यहां पर लिख दीजिए माइनस का 69/10, बस दैट्स इट, छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर। इसके साथ हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है।